हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। इसमें हम बुक 1 एंड बुक 2 दोनों बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये वन शॉट वीडियो होगी, यानी दोनों बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे। तो ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि 2 घंटे की वीडियो होगी या उससे ज़्यादा की होगी। इसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। और एक और वीडियो आने वाली है जिसमें हम लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, यानी पिछले 5 साल के जो PYQ हैं उसको सॉल्व करेंगे, जहां से आपके MCQ, मैप, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वाली वीडियो को भी जरूर आपको देखना है, ये आपकी कल तक वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा लाइव क्लास में मैंने दोनों बुक आपकी कवर करा दी थी, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, यानी 4 दिन में लाइव क्लास में मैंने ऑलरेडी आपका कंप्लीट रिवीजन करा दिया। अगर आपने उस समय अटेंड नहीं करी थी लाइव क्लास, तो आप लाइव वाले सेक्शन में जाके उन वीडियोस को अभी भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपका कंप्लीट रिवीजन वहां से हो जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको PDF नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इसके लिए आपको क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप इसको सर्च करना होगा, ठीक है। बाकी आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, लेकिन आप मुझे इंस्टा पे इस नाम से सर्च कर सकते हो। और आपको कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, टाइम निकाल के आपको रिप्लाई कर दूंगा। प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी ज्योग्राफी की वीडियो। और बाकी मैंने इस साल नहीं, लास्ट ईयर करवाया था, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में पिछले साल 2024-25 वाले सेशन में जाके दोनों बुक के सारे चैप्टर देख सकते हो। मैंने सारे चैप्टर करा रखे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं चैप्टर 1 में, तो 3 टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है। 3 विचारधारा है। एक तो है पर्यावरणीय निश्चयवाद, दूसरी है संभववाद, और तीसरी कौन सी विचारधारा है? तीसरी विचारधारा है आपकी नव निश्चयवाद, ठीक है। तो इन तीनों विचारधाराओं को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है पेपर में, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला आप क्वेश्चन देखिए, अपनी प्रारंभिक अवस्था में मानव जो था वो प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित हुआ, इस कथन की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही। देखिए क्या था, जब आरंभिक अवस्था में अगर हम मानव को देखते हैं, जिस समय मानव को प्रकृति का ज्यादा ज्ञान नहीं था, जिस समय उसको टेक्नोलॉजी का यानी प्रौद्योगिकी का भी ज्ञान नहीं था, उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय में मानव का जो ज्ञान था, ठीक है, नॉलेज थी, वो बहुत ही निम्न थी, यानी बहुत ही कम ज्ञान था उसका। उस समय सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी, कि मानव का उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था, आदिम अवस्था में रहता था, आखेट करता था, शिकार करता था, एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था, ठीक है। लेकिन उसको नॉलेज नहीं थी इतनी ज्यादा। फिर क्या होता है कि इस अवस्था में प्रकृति के समक्ष मानव जो था वो निष्क्रिय था, यानी नेचर के सामने, प्रकृति के सामने मनुष्य जो था निष्क्रिय था। वो क्या करता था? वो प्रकृति के अनुसार रहता था, उसने खुद को प्रकृति के हिसाब से डाल लिया था, ठीक है। यानी प्रकृति के हिसाब से अपने आप को उसने ढाल लिया। आगे देखो क्या होता है। इस अवस्था में मानव जो था प्रकृति की सुनता था, प्रकृति से डरता था, भयभीत हो जाता था, और मानव जो था प्रकृति की पूजा करता था, ठीक है। मान लो खूब तेज बारिश आ गई, बहुत ज्यादा बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, तो वो क्या सोचता था? मानव को ये लगता था कि भगवान जो है, प्रकृति जो है, वो हमसे नाराज है, इसलिए इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। या बिजलियां कड़कती थी तो भी वो डर जाता था, बिजली कड़कने से वो सोचता था कि ईश्वर जो है वो हमसे नाराज हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें थी। उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, उसको नहीं पता था बारिश कैसे आती है, उसको नहीं पता था बिजली क्यों कड़कती है, ठीक है, उसको नॉलेज नहीं थी। इस अवस्था में मानव ने अपने आप को प्रकृति के द्वारा दी गई अवस्था या सुविधा के अनुसार ढाल लिया था, यानी प्रकृति ने जो अवस्था हमको दी है उसी अवस्था के हिसाब से मनुष्य ने अपने आप को बना लिया है, ठीक है। इस सामंजस्य को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। ये हमारी पहली विचारधारा है। तो ये बहुत आसान है, सिंपल है, आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। अब मैं इसको एक बार बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा देता हूँ वापिस से। मानव बहुत ही आदिम अवस्था में था, उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था, प्रकृति के नियमों का ज्ञान नहीं था, ठीक है। इस अवस्था में मनुष्य जो था उसने अपने आप को प्रकृति के हिसाब से ढाल लिया था, वो प्रकृति से डरता था, ठीक है, प्रकृति के हिसाब से रहता था। तो इस अवस्था को हम पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सिंपल है, पेपर में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब मानव का थोड़ा सा विकास हुआ, अब वो प्रकृति के नियमों को जानने लगा, ठीक है। धीरे धीरे समय बीता, प्रकृति के नियम को जानने लगा, और कहीं ना कहीं
उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी हो गया। जब वो प्रकृति के नियम को जानेगा तो उन नियमों के बाद टेक्नोलॉजी को विकसित करेगा, तो यानी उसे टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी हो रहा था। तो इस समय में अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, ये सेकंड विचारधारा है हमारी कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव क्या करता है, उन अवसरों का उपयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। ठीक है, यानी प्रकृति ने हमको क्या दिए, अवसर दिए और हमने उन अवसरों का इस्तेमाल करा। यानी प्रकृति यानी नेचर हमको संसाधन देता है, हम उन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और इसी तरीके से प्रकृति का क्या हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानव भूगोल की इस विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है, इसकी दो प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, तो ये दूसरी विचारधारा है, इसको हम संभववाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो संभववाद या संभाववाद के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब समझिए क्या होता है। मानव भूगोल की इस विचारधारा को संभववाद के नाम से जानते हैं। समय के साथ क्या होता है, मानव जो था आदिम अवस्था से बाहर निकलता है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो गया उसे। ठीक है, अब वो बेहतर तकनीक विकसित कर लेता है क्योंकि उसको प्रकृति के नियम के बारे में जानकारी हो गई है। पर्यावरण से प्राप्त जो संसाधन है, उन संसाधनों के द्वारा वो संभावनाओं को जन्म देता है। ठीक है, यानी नेचर ने, प्रकृति ने हमको जो संसाधन दिए हैं, उन संसाधनों का इस्तेमाल किया है मानव ने और इन्हीं संसाधनों के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं उसने नई नई संभावनाओं को भी जन्म दिया है। ठीक है, इस अवस्था में मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूपृष्ठ का निर्माण करती हैं और मानवीय क्रियाओं की छाप हमको चारों तरफ दिखती है। इसमें क्या होता है कि मानव जो है ना, प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल करता है और हर तरफ उसकी छाप दिखाई देती है। अब कैसे छाप दिखाई देती है, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रकृति से मान लो हमको पेड़ मिले, मानव ने उन पेड़ को काटा और उन पेड़ से निकाल ली क्या, लकड़ियां। ठीक है, लकड़ी निकाल ली। अब लकड़ी से उसने क्या बना दिया, विभिन्न प्रकार के चाहे फर्नीचर, मान लो आप फर्नीचर बना दिए। ठीक है, या पहिया बना दिया, गाड़ी जो होती थी पहले, जो तांगा वांगा चलता था या बैलगाड़ियां चलती थी तो लकड़ी के पहिए होते थे। ठीक है, तो लकड़ी से उसने पहिया बना दिया। लकड़ी को इस्तेमाल करके उसने नाव बना दी। उसने घर बनाए तो उसमें लकड़ी का इस्तेमाल करा। यानी प्रकृति से उसको संसाधन मिले, उसने उस संसाधनों से कुछ बना दिया, तो उसकी जो छाप है वो आपको कहीं ना कहीं नेचर में दिखेगी। पहाड़ों में जाओगे तो आपको वहां पे दिखेगी मानव के द्वारा बनाई हुई जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो ये था, तो ये दूसरी विचारधारा है और इसको हम संभववाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक नुकसान भी हुआ, यहाँ पे एक फायदा भी हुआ तो यहाँ पे एक नुकसान भी हुआ। फायदा क्या हुआ कि जो नेचर ने हमको संसाधन दिए, हमने उन संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया। लेकिन मानव जो होता है वो लालची होता है। ठीक है, स्वभाव से, नेचर से मानव जो होता है वो लालची होता है, क्योंकि मानव ने पेड़ काट के अगर लकड़ी का इस्तेमाल किया तो फिर उसने अंधाधुंध पेड़ काटने शुरू कर दिए। यानी इतने पेड़ काटे, इतने पेड़ काटे कि पर्यावरण को नुकसान होने लगा। मानव को नदी मिली, नदी से पानी मिल रहा है तो उसने नदियों को दूषित कर दिया, यानी गंदा कर दिया। नदी का जल गंदा होने लगा। उद्योग स्थापित करे, उद्योग से कचरा निकला, उसको नालों में डाल दिया, नाले का पानी नदियों में डाल दिया। यानी उसने कहीं ना कहीं प्रकृति को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया और प्रकृति को नुकसान भी होने लगा। ठीक है, ये हमने समझ लिया, ये हमारी दूसरी विचारधारा थी। अब तीसरी विचारधारा को समझते हैं। अब देखो, तीसरी विचारधारा में दो तीन क्वेश्चन है, सबको पहले मैं पढ़ देता हूं फिर समझेंगे। नव निश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है, आपको बताना है। या अथवा में दे रखा है कि नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर की देन है जो दो विचारधाराओं के बीच में संतुलन बनाने का प्रयास करती है, स्पष्ट कीजिए। या नव निश्चयवाद की कोई 5 विशेषता आपको बतानी है। ठीक है, चलिए समझते हैं। इस विचारधारा के जो जनक हैं ग्रिफिथ टेलर हैं। ठीक है, ये विचारधारा जो है ये पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, ठीक है, यानी जो पहली विचारधारा थी और जो दूसरी विचारधारा थी, इसके बीच का रास्ता बताती है। ठीक है, यानी ना तो हमें बिल्कुल पर्यावरण पे एकदम निर्भर रहना है, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना है, ना ही हमें इतना अंधाधुंध पेड़ काटने हैं, अंधाधुंध हमें पॉल्यूशन फैलाना है। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमें एक बीच का रास्ता अपनाना है। ये ठीक है, ये तीसरी विचारधारा हमको बता रही है। तो ये कहती है कि पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पे बल देती है। यानी हमको अपना विकास करना है, कोई दिक्कत नहीं है, विकास करो, लेकिन पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ। पानी अगर नदी दे रही है तो पानी लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी को गंदा मत करो, दूषित मत करो, गंदा पानी नदी में मत डालो। ठीक है, पेड़ अगर आपको लकड़ी दे रहे हैं तो पेड़ों से लकड़ियां लो, लेकिन ये नहीं कि आप सारे ही पेड़ काट दो। समझ रहे हो, ये था। यानी तीसरी जो विचारधारा है ये कह रही है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भी समस्या को सुलझाने पे बल देती है।
पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य ना तो पूरी तरीके से प्रकृति पे निर्भर होकर रह सकता था, ना ही प्रकृति से अलग होकर मनुष्य रह सकता था। ठीक है, तो इसीलिए ये तीसरी विचारधारा आई थी जो पर्यावरणीय निश्चयवाद और दूसरी तरफ है संभववाद, इनके बीच का रास्ता हमको बताती है। फिर प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना और उसे विनाश से बचाना होगा। ठीक है, विचारधारा क्या बताती है, अगर हमें प्रकृति पे विजय प्राप्त करनी है तो हमको प्रकृति के ही नियम जो है उसका पालन करना जरूरी है। ठीक है, आप प्रकृति में रह सकते हो, नेचर में रह सकते हो, आपको सारी चीजें मिली हुई है, लेकिन ये नहीं है कि आप प्रकृति का ही नाश करना शुरू कर दो, वरना हमारा भी नाश हो जाएगा। ठीक है, ये बताता है हमको तीसरी विचारधारा में। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना है, यानी जो नेचर ने हमको संसाधन दिए, हमें संसाधन का इस्तेमाल करना है, उसको रोकते नहीं है संसाधन के इस्तेमाल से, लेकिन हमें उसकी लिमिटेशन को ध्यान रखना है। ठीक है, हर चीज को सोच समझ के इस्तेमाल करना है, अगर वो खत्म हो जाएगी या दूषित हो जाएगी तो उसका क्या नुकसान होगा हमको ये भी सोचना है। फिर एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है कि जब उद्योग लगाए जाते हैं, यानी जब औद्योगिकीकरण किया जाता है, इंडस्ट्री लाई जाती है, तो जंगलों को नष्ट होने से बचाना, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है जंगलों को काट दिया जाता है, उद्योग लगा दिए जाते हैं, कारखाने लगा दिए जाते हैं। मान लो कोई हाईवे, कोई सड़क बन रही होती है, तो जो रास्ते में पेड़ आ रहे होते हैं उन पेड़ों को काट दिया जाता है। ठीक है, तो यही बताया गया है कि हमको इसको नष्ट होने से बचाना है। फिर एक एग्जांपल है, अब देखो भूमि से जब खनिज निकाले जाते हैं, जब खनन का काम होता है, तो खनन का काम करते समय भी बहुत ज़्यादा दोहन होता है, तो बहुत ज़्यादा दोहन नहीं करना है, संसाधनों का बहुत ज़्यादा मिस यूज़ भी नहीं करना है। ठीक है, ये हमको बताती है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया। अब इसमें से देखो ये 3 डेफिनेशन है, इन 3 डेफिनेशन को आपको पढ़ना है और इसको आपको याद करना है, पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है आपके। ठीक है, तो 3 से 4 ये महत्वपूर्ण आपको 3 ही है वैसे तो, ये डेफिनेशन याद करके जाना है, पेपर में क्वेश्चन आता है। कई बार क्या होता है डेफिनेशन लिखा हुआ दे देंगे, पूछ लेंगे कि ये किसने कहा था, ऑप्शन में इनके नाम दे देंगे। ठीक है, ये रेट जेल हो गया, सैंपल हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको विडाल दिखेगा, ठीक है, ये हो गया, ये रहा विडाल। तो ये तीनों नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है, पेपर में हो सकता है डेफिनेशन आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी कभी आता है पेपर में, और आता है तो बच्चे आराम से कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे याद करके नहीं जाते तो उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो मानव भूगोल का क्षेत्र है और दूसरा है मानव भूगोल का उपक्षेत्र। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, मानव भूगोल के कोई 4 क्षेत्र बताइए, या मानव भूगोल के कोई 4 उपक्षेत्र बताइए। ठीक है, या मानव भूगोल के क्षेत्र उपक्षेत्र दोनों पूछ लिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल। तो देखो मानव भूगोल के क्षेत्र कौन से हैं, तो सबसे पहले देखिए ये सामाजिक भूगोल, फिर नगरीय भूगोल ये क्षेत्र हैं, फिर राजनीतिक भूगोल ये भी क्षेत्र है, जनसंख्या भूगोल ये भी क्षेत्र है, आवास भूगोल ये भी क्षेत्र है। ठीक है, और आर्थिक भूगोल ये भी क्षेत्र है, यानी ये सारे के सारे जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। तो आपको अपनी नोटबुक में मानव भूगोल के क्षेत्र लिखना है और ये 6 के 6 नाम लिख लेने। ठीक है, कई बार आपसे केवल क्षेत्र पूछे जाते हैं, उप क्षेत्र नहीं पूछे जाते, तो क्षेत्र में आपको ये बताने हैं। अगर मान लो आपसे ये पूछे कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र बताओ, तो उप क्षेत्र के लिए वापिस इस टेबल को ध्यान से देखो, तीन चीजें हैं जिसमें आपको उप क्षेत्र बता रखे हैं, और इसमें से राजनीतिक भूगोल याद करना तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें बस 2 ही बता रखा है, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। ठीक है, यानी कि देखो जैसे कि मानव भूगोल में आपसे पूछे कि सामाजिक भूगोल के कोई 2 उप क्षेत्र बताइए, तो सामाजिक भूगोल में ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं, उप क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, यानी जैसे मैं पूछूं क्वेश्चन कि मानव भूगोल में जो सामाजिक भूगोल होता है उसके उपक्षेत्र बताइए, तो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है, और कोई 2 लिख दोगे तो काफी है, सारे याद नहीं करने हैं। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आने वाले कोई 2 उपक्षेत्र बताइए, तो निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल आ जाता है। फिर आर्थिक भूगोल के अगर उपक्षेत्र पूछे तो आप बताओगे संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन उद्योग पर, ठीक है, पर्यटन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, तो ये सारे बताने आपको। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है, मैं आपको यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ ना क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब अगला क्वेश्चन है जो हमेशा आपके पेपर में पूछा जाता है सेकंड चैप्टर में से, कि बताइए जनसंख्या वितरण जो होता है इसको प्रभावित करने वाले कोई 3 भौगोलिक कारक। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, भौगोलिक कारक अलग है, आर्थिक कारक अलग है, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक अलग है। मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ, ओनली भौगोलिक कारक आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपको केवल भौगोलिक कारक बताना है। ठीक है, अब इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा और आसान बना देता हूँ।
आसान बना देता हूँ। जैसे कि मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ पे बसना चाहोगे, कहाँ पर रहना चाहोगे, तो आप क्या सोचोगे, आपके दिमाग में क्या आएगा? आप ऐसी जगह पे रहना चाहोगे जहाँ की भू आकृति समतल हो। ज्यादातर लोग समतल में ही रहना पसंद करते हैं, ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे में कोई नहीं रहना पसंद करता। फिर आप दूसरा पॉइंट बताओगे कि भाई मैं तो वहां रहना चाहता हूँ जहाँ पे पीने का पानी साफ, ठीक है, मीठा पानी अवेलेबल हो, जल की उपलब्धता हो। जलवायु की अगर आपसे पूछेंगे तो आप बोलोगे भाई मैं तो ऐसी जलवायु में रहना चाहता हूँ जहाँ ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो, ठीक है। फिर मृदा, मिट्टी, यानी जहाँ पे उपजाऊ भूमि हो ताकि खेती की जा सके। तो ये सब क्या है? ये भौगोलिक कारक है, ठीक है। अब भौगोलिक कारक को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, मैं आपको मेन मेन बातें बता देता हूँ। ये एनसीईआरटी की कटिंग है, आप आराम से डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। आप सबके पास एनसीईआरटी होगी। सबसे पहले क्या था? जल की उपलब्धता। आपने देखा होगा कि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के बिना जीवन जो है वो असंभव है, ठीक है। जीवन नहीं हो सकता अगर जल नहीं होगा तो लोग कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? जहाँ पे जल उपलब्ध हो, ठीक है। इसीलिए जो जितनी भी आपको दुनिया में जो सभ्यताएं दिखेंगी वो हमेशा मानव सभ्यता किसी ना किसी नदी के किनारे आपको मिलेगी। चाहे आप हड़प्पा सभ्यता देखो, चाहे मेसोपोटामिया सभ्यता देखो, या और भी कोई सभ्यता देखो, हमेशा किसी ना किसी नदी के आसपास आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जल मिल जाता है, ठीक है। तो जल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पीने में यूज होगा, नहाने में यूज होगा, कपड़े धोने में यूज होगा, जानवरों को पिलाने में यूज होगा, ठीक है। तो खेती में यूज होगा, तो जल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बताना है। फिर भू आकृति। अब भू आकृति में एक ऐसा है, समतल है, प्लेन है, मैदानी एरिया है, तो लोग वहां पे रहना पसंद करेंगे। और दूसरा एरिया है, मान लीजिए ऊबड़ खाबड़ एरिया है कोई, जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दूर तक जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, तो वहां पे लोग कैसे रह पाएंगे? तो लोग हमेशा कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? समतल पे, ठीक है। तो जब जब भी आप देखोगे समतल क्षेत्र की जो जनसंख्या होगी वो ज्यादा होगी। पहाड़ी क्षेत्र में, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में जनसंख्या जो होगी वो हमेशा कम होगी। क्यों? क्योंकि ना तो वहां पे ट्रांसपोर्ट अच्छे से जा सकता है, ना बिजली आसानी से पहुंचाई जा सकती है, बहुत मुश्किल होता है वहां पे जीवन, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है, ठीक है। उद्योगों का विकास भी आपको पहाड़ी क्षेत्रों में उतना नहीं मिलेगा जितना आपको समतल क्षेत्रों में मिलेगा, ठीक है। फिर है जलवायु। जलवायु में देखो लोग कैसी कैसी जलवायु में रहना पसंद करेंगे? जहाँ पे टेम्परेचर ठीक ठाक हो, मतलब ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी हो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा सर्दी होगी तो लोग वहाँ पे भी नहीं रह पाएंगे, बहुत गर्मी होगी तो लोग वहाँ पे भी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। यानी कि एक ऐसा मौसम हो जो रहने लायक हो, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। इसीलिए आप देखोगे कि जहाँ की जलवायु अच्छी होती है लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, वहाँ की जनसंख्या आपको ज़्यादा मिलेगी। फिर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कृषि जो की जाती है वो उपजाऊ भूमि पे की जाती है, और जहाँ की भूमि उपजाऊ होगी वहाँ पे जनसंख्या आपको ज़्यादा मिलेगी। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होती है, ठीक है, रोल प्ले करती है। इसके बाद अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? आर्थिक कारक बताइए, यानी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक बताइए। तो इसमें खनिज हो जाएगा, नगरीकरण हो जाएगा, और आपकी इंडस्ट्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। खनिज, आपको पता होगा कि जहाँ पे खनिज संसाधन होते हैं, जहाँ पे खनिज निक्षेप होते हैं, जहाँ से खनिज आसानी से अवेलेबल हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे उद्योग आकर्षित होते हैं, क्योंकि जहाँ पे खनिज होंगे उसके आसपास उद्योग लगाए जाएंगे। अब उद्योग होंगे तो वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो खनिज जहाँ पे होगा, खनन जहाँ पे होगा, वहां पे औद्योगिक गतिविधियां होगी, वहां पे रोजगार उत्पन्न होगा, तो कुशल और अर्धकुशल हर प्रकार के काम करने वाले लोग वहां पे पहुंचेंगे, और वहां पे जनसंख्या सघन हो जाएगी, यानी जनसंख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे अफ्रीका में आपको कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी, ये क्षेत्र इसके लिए अच्छा एग्जाम्पल आप बता सकते हो, क्योंकि वहां पे उद्योग है, ठीक है, वहां पे खनिज है, तो वहां पे जनसंख्या भी ज्यादा है। फिर दूसरा क्या है? नगरीकरण। अक्सर लोग क्या करते हैं? नगरों में रहना पसंद करते हैं। हालांकि गाँव की, कुछ लोगों को गाँव की लाइफ ज्यादा अच्छी लगती है, गाँव ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन गांव के जो लोग हैं वो शहरों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि शहरों में रोजगार के अवसर तो हैं, यानी नए रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, यानी यहाँ पे आपको अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी, यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल मिल जाएंगे, हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी जो कि गांव में आपको नहीं मिलती है, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, संचार, हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं आपको बेहतर मिलेगी, ठीक है। अच्छी जो नागरिक सुविधाएं हैं वो आपको कहाँ पे मिलेगी? शहरों में मिलेगी, नगरों में मिलेगी। इसीलिए लोग क्या करते हैं? नगरों की तरफ प्रवास कर जाते हैं,
गाँव को छोड़ देते हैं या फिर गाँव में कम ही रहते हैं, ज़्यादातर नगरों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप दुनिया भर में देखोगे, केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में कहीं भी देखो, जो नगर होंगे वहाँ पे आपको जनसंख्या हमेशा ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रीज। तो जहाँ पे उद्योग होंगे, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होगी, वहाँ पे रोजगार के अवसर होंगे, और जहाँ पे रोजगार के अवसर होंगे वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो होंगे वो आकर्षित होंगे। ठीक है, वहाँ पे कारखाने होंगे, तो कारखाने होंगे तो वहाँ पे फिर ट्रांसपोर्ट की सुविधा अपने आप ही विकसित होने लगेगी। ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे कारखाने और ट्रांसपोर्ट विकसित होगा वहाँ पे लोग भी रहेंगे, रेजिडेंशियल भी कहीं ना कहीं विकसित होने लगेगा। फिर वहाँ पे जहाँ पे लोग रहेंगे वहाँ पे दुकानें होगी, बैंक होंगे, वहाँ पे डॉक्टर होंगे, स्कूल होंगे, हर तरह की सुविधा अपने आप ही विकसित होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। ठीक है, अब तीसरा जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ज्यादातर पेपर में नहीं पूछा जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो अपने ऐतिहासिक कारण की वजह से या धार्मिक स्थल के रूप में देख लो, कोई सांस्कृतिक जिसका महत्व, लोग वहां भी आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो वहां भी लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण घटक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करा दूंगा, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन अगर बच जाते हैं इंपॉर्टेंट, इस वाली वीडियो में नहीं है, तो आपको जो पीवाईक्यू करवाने वाला हूं ना, वहां से आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ये वीडियो देखनी है, यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाएगा, और पीवाईक्यू भी देख लेना है। ठीक है, तो देखिए, जनसंख्या 3 ही चीजों से प्रभावित होगी। जनसंख्या में परिवर्तन जो होगा वो 3 ही चीजों से आपको प्रभावित दिखेगा, या तो जन्म, या फिर मृत्यु, या फिर प्रवास। ठीक है, तो जन्म, मृत्यु और प्रवास, इन तीनों चीजों से ही जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं प्रवास से आप क्या समझते हैं, प्रवास से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, ठीक है, वहां पे रहने लग जाते हैं, बस जाते हैं, तो उसको प्रवास कहा जाता है। लोग जहां से, ठीक है, यानी लोग जहां से चले हैं उसको उद्गम स्थान कहा जाएगा, और जहां पे पहुंच जाते हैं उसको गंतव्य स्थान कहा जाता है। ठीक है, यानी डेस्टिनेशन कहा जाता है। ठीक है, जहां पे आगमन करते हैं उसको गंतव्य स्थान कहा जाता है। मैं वैसे ये बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो, मैं मेरा गांव जो है वो यूपी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। अब मैं रहता दिल्ली में हूँ, यानी हमने प्रवास किया है। हमने प्रवास कहाँ से किया है? यूपी से किया है दिल्ली में। ठीक है, हम दिल्ली में रहते हैं, तो जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारे लिए गंतव्य हो गया, यानी डेस्टिनेशन हो गया, हम यहाँ पे रहने लगे हैं। लेकिन जहाँ से हम चले हैं यूपी से, ये हमारे लिए उद्गम स्थान हो गया। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हो। इसके बाद बात करते हैं, उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, यानी जहां से लोग चले हैं वहां पे जनसंख्या में कमी हो जाती है, और जहां पे लोग पहुंचते हैं वो जनसंख्या में आपको बढ़ोतरी दिखाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल, मान लो मैं पंजाब का हूं। ठीक है, मैं पंजाब में रहता हूं और मैं पंजाब से आ गया हूं दिल्ली में। अब मैं अकेला नहीं आया हूं, मेरे साथ मान लो 5 मेंबर आए हैं। ठीक है, यानी मेरे साथ 5 मेंबर आए हैं, तो जब मैं पंजाब से दिल्ली में आके बस गया हूं तो यहाँ पे +5 हो गए, यानी कि 5 बढ़ गए हैं। लेकिन यहाँ से जहां से मैं चला था यहाँ पे -5 हो गए, यानी वहां से 5 घट गए। ठीक है, तो ये इस चीज को दर्शाता है। इसके बाद बात करते हैं जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर पे क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में। तो सबसे पहले जन्म दर की बात करते हैं। अशोधित जन्म दर जो होता है, इसको हम कैसे काउंट करते हैं, कैसे देखते हैं? तो प्रति हजार स्त्रियों में, यानी जो फीमेल होती है, महिलाएं होती हैं, उनके द्वारा जन्म दिए गए जो जीवित बच्चे हैं उनके रूप में उसको व्यक्त किया जाता है। यानी प्रति 1000 स्त्रियों ने जो बच्चों को जन्म दिया है उसमें जीवित बच्चे कितने हैं, ठीक है, उस आधार पे जन्म दर को निकाला जाता है। इसके बाद बात करते हैं मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम में, मान लो 1 साल में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में 1 साल में प्रति 1000, यानी किसी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहां पे प्रति 1000 लोगों में कितने लोग मृत हो गए, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसको मृत्यु दर के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके इस वाले चैप्टर में से, वो है जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। ठीक है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको सोशियोलॉजी अगर आपके पास होगी तो सोशियोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा इसको। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है? बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये जो सिद्धांत है ना, इससे हमको क्या पता लगता है? सबसे पहले आप ये समझिए, इससे हमको पता लगता है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या जो है, वहां की डेमोग्राफी जो है, भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान लगाने में मदद करती है। यानी कोई क्षेत्र है
वहां की जनसंख्या डेमोग्राफी को देखकर, जनसंख्या को देखकर भविष्य में क्या होने वाला है, वहां पे भविष्य में कैसी जनसंख्या हो जाएगी, उसके बारे में यहाँ पे अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, तो उसको जनांकीय संक्रमण कहा जाता है। और ये एक रातों रात नहीं होता, एक बार में नहीं होता, इसके कई स्टेप होते हैं। ठीक है, चरण 1, चरण 2, चरण 3, इस तरीके से, या अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3, इसको हम देखेंगे। तो ये जो सिद्धांत है, इसके अनुसार जैसे जैसे कोई देश, जैसे जैसे कोई देश ग्रामीण खेतीहर समाज से, ठीक है, अशिक्षित और अशिक्षित समाज से उन्नति करके, ठीक है, डेवलपमेंट करके नगरीय औद्योगिक हो जाता है, साक्षर बन जाता है। ठीक है, जैसे जैसे कोई समाज, समाज क्या रहता है, पहले ग्रामीण रहता है, खेतीहर रहता है, उसकी ज़्यादा तरक्की नहीं हो रखी होती है, लेकिन जैसे ही वो शिक्षित होने लग जाता है, नगरीय बन जाता है, ठीक है, तो वैसे ही उसमें जनसंख्या में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे अवस्था बता रखी है, अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3, इस तरीके से होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अवस्था को समझेंगे कि ये परिवर्तन जो होता है वो कैसे होता है, इसको देखेंगे। तो देखिए, हमने क्या देखा कि जैसे ही समाज ग्रामीण होता है, खेतीहर होता है, खेती का काम करता है, वो अशिक्षित लोग होते हैं, जैसे जैसे वो नगरीय बनने लग जाते हैं, शिक्षित होने लग जाते हैं, तो ठीक है, तो क्या होता है, परिवर्तन होता है, समाज में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लग जाती है। और ये स्थिति जो है कई चरणों में आती है, उसी को हम कई अवस्थाओं में आती है, उसी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अवस्था की। फर्स्ट जो अवस्था है, प्रथम अवस्था जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको देखो जन्म दर, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है, पहली जो अवस्था है उसमें जन्म दर भी हाई होगी, उच्च होगी, और मृत्यु दर भी उच्च होगी। ठीक है, यानी प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी जन्म भी ज्यादा हो रहे हैं और मृत्यु भी ज्यादा हो रही है। और जनसंख्या, यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि जो होती है वो धीमी होती है। ठीक है, ज्यादातर लोग जो होते हैं प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं, क्योंकि देखो अशिक्षित लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, तो क्या होता है, गांव के लोग जो होते हैं वो खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं। ठीक है, अशिक्षित लोग हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इन कामों में लगे होंगे। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बड़ा परिवार, यानी कि संपत्ति के रूप में देखा जाता है कि ज्यादा बड़ा परिवार होगा तो ज्यादा पैसा बनेगा, ऐसा ये लोग सोचते हैं। ठीक है, परिवार को ही ये संपत्ति के रूप में देखते हैं। और जीवन प्रत्याशा यहाँ पे निम्न होती है, यानी कि लोग मैक्सिमम एज में बहुत लंबा जीवन नहीं जी पाते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो पहली अवस्था होती है, यहाँ पे जन्म दर भी ज्यादा होती है और मृत्यु दर भी ज्यादा होती है। यानी मान लो जन्म भी ज्यादा हो रहे हैं और मृत्यु भी ज्यादा हो रही है, तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। ठीक है, जनसंख्या बहुत धीमी वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जितने लोग मरे उतने ही पैदा हो गए, तो कहाँ जनसंख्या बढ़ेगी। फिर अगले दिन जितने मरे अगले दिन उतने ही पैदा हो गए। मान लो आसपास, जरूरी नहीं है कि 100 मरे तो 100 ही पैदा होंगे, आसपास ही होता है। तो यहाँ पे धीमी वृद्धि होती है। ये तो हो गई पहली अवस्था। लोग क्या काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, पशुपालन का काम कर रहे हैं। ठीक है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित है। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं दूसरे चरण पे, यानी दूसरी अवस्था में। यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, क्या परिवर्तन आएगा इसे समझते हैं। इस अवस्था में आरंभ में, यानी शुरुआत में जो जन्म दर होगी, शुरुआत में जन्म दर जो होगी वो उच्च बनी रहेगी। ठीक है, शुरू में हाई रहती है, लेकिन समय के साथ घटती है, यानी धीरे धीरे ये घटने लग जाएगी। क्या होगा, समय के साथ जन्म दर जो है वो घटने लग जाएगी। और इस अवस्था में मृत्यु दर जो होती है वो भी घट जाती है। अब मृत्यु दर क्यों घट रही है ये भी आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, यहाँ पे मृत्यु दर घट जाती है, तो जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या जो होती है वो बढ़ने लगती है, लेकिन बाद के समय में वो घटने भी लगती है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि धीरे धीरे, शुरू में तो जन्म दर ज्यादा रहती है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो जन्म दर कम होने लग जाती है। ठीक है, और मृत्यु दर भी कम हो जाती है। अब मृत्यु दर कम क्यों होती है, क्योंकि इस समय में ना धीरे धीरे समाज में विकास होने लग जाता है, डेवलपमेंट होने लग जाता है। जब समाज में विकास होने लग जाता है यहाँ पे, तो हम एक चीज देखते हैं कि वहाँ पे सुविधाएं बढ़ेंगी, हॉस्पिटल बढ़ेंगे, दवाई इलाज बढ़ेगा, लोगों को जो छोटी छोटी बीमारियों में मर जाते थे अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इलाज अवेलेबल है। तो ये परिवर्तन होने लग जाता है। अब तीसरी अवस्था में देखते हैं, तो इस अवस्था में जन्म दर जो होता है और मृत्यु दर जो होता है ये दोनों ही कम हो जाती है, यानी कि जन्म दर भी कम हो गई और मृत्यु दर भी कम हो गई। एक बैलेंस सा बन जाता है, आप मान लो लगभग लगभग बैलेंस बन जाता है। अब जनसंख्या या तो यहाँ पे बिल्कुल स्थिर हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, या फिर अगर बढ़ भी रही है तो उसकी वृद्धि बहुत ही कम होगी, बहुत कम। ठीक है, इस अवस्था में जनसंख्या जो है वो शिक्षित हो चुकी है। तीसरी अवस्था में आ गए हम, जनसंख्या शिक्षित हो चुकी है, तकनीकी ज्ञान हो चुका है, टेक्नोलॉजी के बारे में समझ चुके हैं, और अब ये विचार पूर्वक यानी सोच समझ के अपने परिवार के आकार को कंट्रोल कर सकते हैं।
अब बात करेंगे इस चैप्टर में से हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आखिरी प्रश्न हमारा बनता है कि जनसंख्या जो है उसके नियंत्रण के उपाय, यानी कैसे जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसके लिए परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया है सरकार ने, ठीक है, परिवार नियोजन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। शिक्षित करके लोगों को इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जागरूक करके कंट्रोल किया जा सकता है, और बड़े परिवारों पर अत्यधिक कर लगा के, यानी जो बड़े बड़े परिवार है अगर सरकार उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दे तो भी कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये कुछ तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार क्या तरीके अपना रही है, सरकार कौन से तरीके अपनाती है। तो देखिए सरकार क्या करती है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को मोटिवेट करती है, प्रसारित करती है, ठीक है। यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम जिसको फैमिली प्लानिंग कहा जाता है, इसमें क्या करा जाता है, मेन चीज होती है, जैसे मान लो जो नव विवाहित दंपत्ति होते हैं, कपल होते हैं, उनको खासकर ये बताया जाता है कि परिवार को कैसे, परिवार नियोजन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि बच्चे जो पैदा किए जाएंगे, पहले जैसे एक बच्चा पैदा होगा तो दूसरा बच्चे के बीच में कम से कम 2.5 साल का या 2 साल या 3 साल, 2, 2.5, 3 साल का गैप रखना है। ये नहीं कि तुम हर साल एक बच्चा पैदा कर दो, तो उससे क्या होगा, जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का मतलब क्या है, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, यहाँ पे यही समझाया जाता है। अब दूसरा देखो, अच्छे गर्भ निरोधकों का सरलता से उपलब्ध कराना। सरकार क्या कर सकती है, गर्भ निरोधक उपलब्ध करा सकती है। गर्भ निरोधक में जैसे कुछ टैबलेट्स वगैरह दी जाती है, ठीक है, फीमेल को, महिलाओं को, या फिर कॉन्डम वगैरह बांटे जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी डिस्पेंसरी में, ठीक है, तो उसका भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा का प्रसार, और विशेषकर स्त्रियों में, कि अगर उनको एजुकेट कर दिया जाए, उनको जागरूक कर दिया जाए, ठीक है, शिक्षित कर दिया जाए, तो इससे भी कहीं ना कहीं जनसंख्या जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। फिर एक ये भी हो सकता है, सरकार अगर पॉलिसी ही बना दे कि भाई आपको 2 ही बच्चे पैदा करने हैं, जैसे चाइना ने किया था, ठीक है, और उससे ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करने, तो एक तरीका वो भी हो सकता है। बाकी जागरूक करना ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में देखो एक क्वेश्चन आता है आपका, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। तो होता क्या है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है कि विकास और वृद्धि जो है वो एक ही टॉपिक है, मतलब सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो दोनों में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। अब विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है, तो देखिए इसमें अंतर ये होता है कि विकास में अगर हम देखें तो ये गुणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी कि गुणात्मक का मतलब है क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी में परिवर्तन है, और वृद्धि जो होगी वो मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी कि क्वांटिटी में परिवर्तन है, ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी। अब इसमें क्या अंतर है ये भी आपको समझाऊंगा। फिर विकास हमेशा पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, हमेशा। विकास कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन जो वृद्धि होती है ये आपका धनात्मक ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको गुणात्मक यानी क्वालिटी बताता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो मार्केट में गया, मैं आपको कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ, उसने वहाँ पे एप्पल खरीदे, यानी सेब खरीदे, ठीक है। अब एप्पल एक व्यक्ति 50 रुपए में 1 किलो दे रहा था, यानी एक व्यक्ति 50 रुपए में 1 किलो एप्पल दे रहा था। उसके बगल में ही एक व्यक्ति 100 रुपए में 1 किलो एप्पल दे रहा था, ठीक है। एक व्यक्ति 50 रुपए में 1 किलो एप्पल दे रहा है, दूसरा उसका पड़ोसी जो है बगल में दुकान वाला, वो 100 रुपए के 1 किलो दे रहा है। अब ये सोचो, ये व्यक्ति 100 रुपए में 1 किलो लेकर आएगा, अगर वही व्यक्ति 100 रुपए देगा तो उसको तो 100 रुपए में 2 किलो मिल जाएंगे। तो वो तो कहेगा देखो मेरे को फायदा हो गया, मैं तो 100 रुपए में 2 किलो लेके आया हूँ, और ये तो 100 रुपए में 1 किलो ही लाया है। तो यहाँ पे फायदा नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क है। यानी जो 100 रुपए में केवल 1 केजी दे रहा है, 1 किलो दे रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन जो 100 रुपए में 2 किलो दे रहा है, यानी 50 रुपए केजी दे रहा है, उसके एप्पल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, उसमें दबे हो सकते हैं, उसमें सड़े हो सकते हैं, ठीक है, या कोई कमी हो सकती है। तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच में फर्क होता है। यानी उसको 2 किलो मिल गए, उसको क्वांटिटी मिल गई, ठीक है, उसको मात्रात्मक यानी उसको ज्यादा मिल गया, क्वांटिटी मिल गई, लेकिन उसको दूसरे को 1 किलो मिला, उसने क्वालिटी ली, उसने अच्छी क्वालिटी ली। तो ये अंतर है। बाकी मैं आपको और एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। देखो वृद्धि जो होती है ना, इसका मतलब होता है संख्या या आकार में बढ़ोतरी, ठीक है, संख्या या आकार में बढ़ोतरी। जैसे हमने वहां पे क्या देखा, 1 केजी 2 केजी, यानी संख्या में बढ़ोतरी दिख रही थी ना, या फिर आकार में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ये केवल जो वृद्धि होती है केवल क्वांटिटी यानी कि मात्रा को दिखाती है। इसमें अच्छा या बुरा होने, ठीक है, इसमें अच्छा बुरा होने का मतलब नहीं है। ये क्वांटिटी को आपको यहाँ पे दिखा रहा है।
तो वृद्धि जो होती है ये सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की हो सकती है। तो एग्जाम्पल है, मान लो कोई शहर है, वहाँ की जनसंख्या पहले 1 लाख थी, अब बढ़ गई 2 लाख हो गई, तो ये क्या हो गया, उसकी जनसंख्या में वृद्धि हो गई, ठीक है, बढ़ गई जनसंख्या। मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी हाइट अगर 5 सेंटीमीटर बढ़ गई, यानी पहले वो जिस हाइट का था वो 5 सेंटीमीटर और ऊंचा हो गया है, तो ये भी क्या है, वृद्धि को दिखा रही है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ विकास की। विकास का मतलब गुणवत्ता यानी क्वालिटी में सुधार से होता है, ठीक है। ये हमेशा अच्छे बदलाव को दिखाता है, विकास हमेशा पॉजिटिव को दिखाएगा। वहां पे नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर नेगेटिव होगा तो वो विकास नहीं हो सकता, ठीक है। फिर विकास तभी होता है जब जीवन स्तर बेहतर होता है। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लो कोई शहर है, वहां पे जनसंख्या बढ़ गई। अब कोई शहर है, वहां पे जनसंख्या 1 लाख थी, अब 2 लाख हो गई, तो वो तो वृद्धि दिखा रहा है। लेकिन विकास ये दिखाएगा कि वहां पे स्कूल भी बने, वहां पे हॉस्पिटल भी बन गया, वहां पे सड़कें भी बन गई, वहां पे लोगों को सुविधाएं मिल रही है। अगर ये सब चीजें भी हो रही है तो हम उसको विकास में काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझना था। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि जो वृद्धि होती है वो मात्रा को दिखाती है, ये गुणवत्ता को दिखाती है। ये अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन ये हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। वृद्धि में संख्या बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे जीवन स्तर सुधरता है, तो ये डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, मान लो किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो गई, तो ये वृद्धि है। लेकिन अगर उसी शहर में सड़क बन गई, अस्पताल बन गए, स्कूल बन गए, ठीक है, पुलिया बन गई, पुल बन गए, तो ये वहाँ पे विकास को दर्शाता है। तो आप इस तरीके से बता सकते थे। अब यहाँ पे लास्ट लाइन देखो, हर विकास में वृद्धि होती है। जब विकास होता है तो उसमें वृद्धि दिखेगी, लेकिन हर वृद्धि में विकास नहीं होता। मान लो कोई 2 किलो वो एप्पल ले आया, उसको ज़्यादा क्वांटिटी मिल गई, तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये आपको समझना था। अब अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के विभिन्न उपागम जो है इसके बारे में आपको बताना है। तो मानव विकास के 4 प्रमुख उपागम है, ठीक है। सबसे पहला है आय उपागम, ये सबसे पुराना और सबसे प्राचीन है। फिर कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। आय उपागम क्या होता है भाई, देखो ये सबसे पुराना सबसे प्राचीन उपागम है। इसमें ना मनुष्य के विकास को उसकी आय से जोड़ के देखा जाता है, यानी उसकी इनकम कितनी है, इनकम से उसको जोड़ के देखा जाता है। तो ये मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। इसमें मानव विकास को उसकी आय यानी उसकी इनकम से जोड़कर देखा जाता है। इसमें आय का स्तर किसी व्यक्ति के द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को दिखाता है, यानी जिसकी इनकम ज़्यादा होती है वो ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहा होता है। वो कहीं जाएगा गाड़ी से जाएगा, ठीक है, कहीं पे किसी जगह खाने जाएगा तो अच्छी जगह पे खाने के लिए जाएगा, इलाज करवाएगा तो वो अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाओं के साथ इलाज करवाएगा, यानी उसके द्वारा भोगी जा रही जो भी सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं उसकी इनकम दिखाती है। अब दूसरी तरफ कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास पैसा ही नहीं है, तो वो पैदल चला जाएगा या बसों में जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आय का स्तर ऊंचा होने का मतलब क्या है कि मानव का विकास का स्तर भी ऊंचा है। जिसकी इनकम ज्यादा होगी तो उसका विकास का स्तर भी आपको ज्यादा ही मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है कल्याण उपागम, ठीक है। कल्याण उपागम को समझते हैं। कल्याण उपागम बहुत इजी है, ये एकदम आसान है, मैं समझाता हूं आपको। देखिए इस उपागम में जो मानव होता है उसको लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी देखा जाता है, ठीक है। सभी विकासात्मक जो गतिविधि होती है उसको लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कोई देश है, वहां की जो सरकार है, सरकार वहां पे जो पॉलिसी लेकर आ रही है जनता की भलाई के लिए, ठीक है, जो कार्यक्रम चला रही है। मान लो सरकार फ्री में उनको शिक्षा दे रही है, ठीक है, तो फ्री शिक्षा क्या है, ये लक्ष्य को, इसको लक्ष्य मानेंगे। मान लो फ्री में उनको इलाज करवा रही है, तो फ्री इलाज फ्री दवाइयाँ जो हैं, ठीक है, वो क्या है, लक्ष्य है। अब यहाँ पे मान लो सरकार किसी को फ्री राशन दे रही है, तो फ्री राशन जो है वो भी क्या है, लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। तो इसको हम लक्ष्य के रूप में देखते हैं। और लक्ष्य का फायदा कौन उठा रहा है, जनता उठा रही है, यानी कि वहां के लोग उठा रहे हैं, तो लोगों को यानी मानव को लाभार्थी के रूप में देखा जाएगा। तो इसमें अगर मैं थोड़ा लैंग्वेज घुमा दूं तो आप ये समझिए कि ये देखा जाता है कि किस देश की सरकार कितना जनता की भलाई के लिए कर रही है। आपने सुना होगा कोई देश ऐसा होगा जो अपनी जिसकी बड़ी जीडीपी होगी और अपनी अपनी जीडीपी का 10% तो वो केवल और केवल शिक्षा पे लगा रहा होगा, ठीक है। फिर हो सकता है कोई दूसरा देश हो, उसकी भी बड़ी जीडीपी है, लेकिन वो केवल 1% ही शिक्षा पे लगा रहा है, यानी कि लोगों को उतनी सुविधाएं वहाँ पे एजुकेशन के रूप में नहीं मिल रही होगी। कोई देश अपनी जनता के लिए 20% मान लो उनकी हेल्थ पे लगा रहा है, उनको इलाज करवा रहा है, उनको मेडिसिन दे रहा है फ्री में, ठीक है। तो ये देखा जाता है, यानी कि सरकार कितना जनता के कल्याण के लिए कर रही है। सरकार जितना ज़्यादा करेगी वहाँ के लोगों का विकास उतना ज़्यादा माना जाएगा, ठीक है। तो इसको कल्याण उपागम कहा जाता है, यानी सरकार कल्याण पर अधिकतम अगर खर्च करती है तो मानव के विकास का स्तर भी आपको ज़्यादा दिखेगा। सरकार अगर कम खर्च कर रही होगी तो मानव के विकास का स्तर भी आपको कम ही दिखेगा, ठीक है। फिर है न्यूनतम आवश्यकता उपागम।
इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को रखा गया है, खासकर 6 चीज़ें जो है उसको माना गया है कि अगर लोगों के पास ये कम से कम होना चाहिए, न्यूनतम आवश्यकता उनकी ये है, ये पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें स्वास्थ्य देख लिया, शिक्षा देख लिया, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास की पहचान, यानी कि लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, हेल्थ सर्विसेज मिल जाए, ठीक है, उनको पानी मिल जाए, स्वच्छ रहने के लिए घर मिल जाए। अगर ये भी है तो इसको ही विकास में देख लिया जाता है। तो ये जो आपका उपागम है इसको न्यूनतम आवश्यकता उपागम कहा जाता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि इतना तो लोगों को कम से कम सरकारों को देना ही चाहिए। फिर लास्ट है आपका क्षमता उपागम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस उपागम का संबंध जो है ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। ये कहते हैं कि जब मानव के संसाधनों तक पहुंच होगी तब उसकी क्षमताओं का निर्माण होगा, ठीक है, जिससे मानव का विकास संभव हो पाएगा। यानी मानव की पहुंच होनी चाहिए संसाधनों तक, ठीक है, संसाधनों तक मानव की पहुंच होगी तभी क्या होगा, उसकी क्षमता का विकास हो पाएगा। अब मानव के पास मान लो संसाधन ही नहीं है, उस संसाधनों तक उसकी पहुंच नहीं है, तो कैसे उसकी क्षमता का विकास हो पाएगा। एक तरीके से इनका कहना बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमारा क्षमता उपागम है। अब अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से पूछा जाता है, ये जो आपको बता रहा हूं यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास से क्या अभिप्राय है। मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ बताने हैं। तो मानव विकास क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना है। मानव विकास का मतलब है कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि, यानी लोगों के पास जितने ज्यादा से ज्यादा विकल्प होंगे, विकल्प सरकार बढ़ा देगी उनके लिए, उतना ही वो उनका विकास माना जाएगा। अगर लोगों का जीवन स्तर जो है, लाइफस्टाइल जो है उसको सुधार दिया गया है, वो सुधरा हुआ है, अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छी है लोगों की, ठीक है, उनको सारी सुविधाएं मिल रही है, तो इसको हम क्या मानेंगे, विकास मानेंगे। ये व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को दिखाता है, ठीक है, यानी कि लोगों की लाइफ में अगर गुणात्मक परिवर्तन है, उनकी लाइफ की गुणवत्ता यानी कि उनकी क्वालिटी सुधर रही है, तो उसको हम विकास के रूप में देखते हैं। अब बात करते हैं विकास के 4 प्रमुख स्तंभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करके जाना है, पेपर में आता ही आता है। तो 4 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं, क्षमता यानी समानता की बात चल रही है, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ठीक है। एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समता। समता का मतलब यहाँ पे है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसर के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, यानी कि समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव ना हो। ऐसा ना हो किसी को ज्यादा अवसर दे रहे हो तो किसी दूसरे को बहुत कम मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबको समान अवसर होना चाहिए। लोगों को उपलब्ध अवसर जो है वो बिना भेदभाव के, ना तो लिंग के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना आय के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, किसी भी आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसको समता या समानता हम मानेंगे। तो ये मानव विकास में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, ठीक है। किसी देश में मानव का विकास तभी होगा जब वहां पे लोगों को समानता मिलेगी। फिर दूसरा है सतत पोषणीयता। अब आपको पता है हमें नेचर से, प्रकृति से क्या मिलते हैं, संसाधन मिलते हैं। अब वो जो संसाधन है, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कभी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन हैं, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त होने वाले हैं, यानी कि कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। तो हमें ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करते वक्त सोच समझ के, बुद्धि, अपने विवेक के आधार पे उसका क्या करना है, यूज करना है, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी वो संसाधन मिल सके, ठीक है, उसको भी संसाधन मिल सके। तो इसी को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। यानी अपना विकास करो, संसाधनों का इस्तेमाल करो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसको बचा के रखो, दुरुपयोग मत करो, मिस यूज मत करो, ताकि भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए अवसर कम ना हो जाए। तो ये सतत पोषणीयता है। इसके बाद है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब है लोगों में क्षमता, यानी लोगों को उत्पादक बनाया जाए। अब लोगों को उत्पादक कैसे बनाया जाएगा, अगर लोगों को शिक्षा मिलेगी, उनको ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है, उनको संसाधन मिलेंगे, उनको अवसर मिलेंगे, तब लोग उत्पादक बनेंगे। उत्पादक बनने का मतलब है यहाँ पे समझो लोगों में क्षमताओं का निर्माण करना है। ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है। जन समुदाय ही राष्ट्र के वास्तविक धन होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप अच्छे से समझोगे। मान लो यहाँ पे 2 देश हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो एक देश है ए और एक देश है बी, ठीक है। ए देश में रहने वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं नकारा, वो ना कोई काम करते हैं, ना वो पढ़ाई करते हैं, ना कोई काम करते हैं, ठीक है, ना ही वो स्किल, उनके अंदर कोई स्किल है, ना वो अपनी बुद्धि का कोई प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जिस देश में होंगे, क्या उस देश का विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि किसी देश के जो जनता होती है ना, लोग होते हैं, वही उस देश का वास्तविक धन होता है, ठीक है। किसी भी देश की जो जनता है वो उसके लिए वास्तविक धन है, संसाधन है।
अगर वो ऐसे होंगे तो फिर उस देश का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरा देश है बी। अब बी देश में आप देखो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग जो हैं बहुत मेहनती है, लोग पढ़ने लिखने पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लोग स्किल यानी कि कौशल को सीखने में ध्यान देते हैं। ठीक है, तो लोग उत्पादक होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे वो कुछ काम कर रहे होंगे, उत्पादक होंगे, तो वो कहीं ना कहीं उस देश का विकास करेंगे। ठीक है, विकास देश के लिए काम करेंगे तो देश का विकास होगा। तो यही आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उनको बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। अगर सरकार उनको ज्ञान के बढ़ाने के अवसर देगी, उनको हेल्थ की सर्विस देगी, उनको अच्छी एजुकेशन देगी, तो वो उत्पादक व्यक्ति बनेंगे, देश के लिए कुछ कर पाएंगे। ठीक है, और लास्ट है आपका सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब है कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ठीक है, अवसर तो मिलते हैं, उसके लिए हम भी मजबूत होने चाहिए। ऐसी शक्ति हमको कब मिलेगी? जब हमें स्वतंत्रता मिलेगी, हमारी क्षमता बड़ी होगी। ठीक है, तभी हमको ये मिल सकती है। तो लोगों को मजबूत बनाना है, शासन को, लोगों को मजबूत बनाना है, ऐसी पॉलिसी लेके आनी है, ऐसी जन कल्याण की पॉलिसी लेके आनी है जिससे वहाँ के लोग, वहाँ के नागरिक मजबूत बने। ठीक है, ताकि देश का विकास हो सके। तो ये सशक्तिकरण होता है, ये आपको समझना था। अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव के विकास को भी मापा जाता है। अब मानव के विकास को कैसे मापा जाता है? तो इसके लिए बनाया गया है HDI, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर मानव विकास सूचकांक हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, अब मानव का विकास कैसे माप सकते हैं? तो 3 आधार रखे हैं। सबसे पहला हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा है उनके संसाधनों तक पहुंच। ठीक है, अब जिस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, लोगों को अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छी मेडिसिन होगी, जहाँ पे लोगों की जीवन प्रत्याशा, उनकी जो लाइफ होगी वो ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा जीते होंगे, तो उन देशों को अच्छी रैंकिंग मिलती है HDI में। ठीक है, जहाँ पे अच्छी एजुकेशन होगी, एजुकेशन के आधार पे अच्छी रैंकिंग मिलेगी, संसाधनों तक पहुँच के आधार पे अच्छी रैंकिंग मिलेगी। 0 से 1 के बीच में रैंकिंग दी जाती है। स्वास्थ्य में आप वही बातें जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, स्वास्थ्य का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा कि किस देश में हॉस्पिटल कितने हैं, वहाँ पे डॉक्टर कैसे हैं, वहाँ पे सुविधाएं कैसी हैं, लोग कितना दीर्घ यानी लोग कितना अच्छा और कितना लंबा जीवन जी पा रहे हैं, उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल है या नहीं है। ठीक है, अवसर कितने मिल रहे हैं, तो ये सब देखा जाता है। ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाता है कि विद्यालय और वहाँ पे विद्यालय कितने हैं, बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, ये सारी चीज़ों के आधार पे शिक्षा का उनका एक आकलन कर लिया जाता है। ऐसे ही संसाधनों तक पहुँच, ठीक है, यानी लोग क्रय शक्ति लोगों की कितनी है, कितना लोग पैसा कमाते हैं, कितना पैसा खर्च करने की उनकी शक्ति है। ठीक है, तो ये संसाधनों तक पहुंच को दिखाती है। तो इस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनको रैंकिंग दी जाती है दुनिया भर के देशों को। तो ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर मैं एनसीईआरटी के, ये 2023 का आंकड़ा है, आई थिंक ये 2023 का होगा। ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि दुनिया में 10 कौन से देश हैं जिनको बहुत अच्छी, जहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको हेल्थ भी अच्छी मिलेगी, यहाँ पे आपको एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा मिलेगा, यहाँ पे संसाधनों तक पहुँच भी अच्छी मिलेगी। इसलिए जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस डेवलपमेंट इंडेक्स में इनको उच्च स्कोर मिला हुआ है। ठीक है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग हो जाएगा, और इस डेनमार्क, स्वीडन वगैरह आ जाएगा। ये देश आप एक बार पढ़ लेना, बस आपको पेपर से पहले इसको टेबल को एक बार देख के जाना है, याद नहीं करना, बस देख के चले जाना बस। अगला है डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो ये डॉक्टर कहते हैं कि मानव विकास का मतलब है विकल्पों में वृद्धि। अगर लोगों के पास विकल्प अधिक होंगे, ज़्यादा होंगे, तब माना जाएगा कि भाई उनका विकास हो रखा है। मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लाता है। ठीक है, लोगों के जीवन में अच्छा सुधार लेकर आता है। विकास परिवर्तनशील है और इसका उद्देश्य ऐसी दशा उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सके। ठीक है, विकास क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, और इसका उद्देश्य होता है कि मतलब ऐसा हो सके कि लोग अच्छा जीवन जी सके, तभी तो विकास होगा। विकास में क्या होगा? परिवर्तन होता है। आप कहीं पे चले जाओ, 10 साल बाद दोबारा उसी जगह पे जाओ, ठीक 10 साल के बाद फिर आप देखोगे परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। वहां पे सड़कें पहले जैसी हैं या पहले से सुधर गई, स्कूल बने नहीं बने, वहाँ पे हॉस्पिटल बने नहीं बने, ठीक है, दुनिया भर की जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पे हैं या नहीं, उसी आधार पे आप देखोगे कि विकास हुआ या नहीं। ठीक है, तो ये चैप्टर भी अपना खत्म हो जाता है। अब बात करेंगे अगले चैप्टर में। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण जो है ये बहुत प्राचीन, बहुत पुरानी एक व्यवस्था है। इसमें क्या होता है, जो चलवासी पशुचारण में हम देखें, जो पशुपालक होते हैं,
जो जानवरों को पालते हैं, ये समुदाय क्या करता है, चारे और जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है और अपने जानवरों को साथ में ले जाता है, ठीक है। और कहीं पे टेंट लगा दिया, तंबू गाड़ लिए, रात में वहां रात गुजार ली, अगले दिन फिर उठे, फिर जानवरों को लेके दूसरी जगह चले गए। तो इसको कहा जाता है चलवासी पशुचारण, यानी चल रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, चलवासी पशुचारण। याद करने का तरीका है, इसमें क्या होता है, पूंजी कितनी लगती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पूंजी प्रधान नहीं है, इसमें ज्यादा पूंजी नहीं लगेगी, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि पशुओं को प्राकृतिक पर्यावरण में रखा जाता है, पाला जाता है, बिल्कुल नेचुरल अपने तरीके से पल जाते हैं, ज्यादा उनको कोई उसमें मेहनत नहीं करनी होती। पशुओं की देखभाल जो होती है वो भी प्राकृतिक रूप से होती है, कोई विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर पशुओं के प्रकार, चलवासी पशुचारक जो हैं एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं, अलग अलग प्रकार के पशु रखते हैं, ठीक है। जैसे सहारा और एशिया में देखोगे, यहाँ पे जो मरुस्थल होते हैं तो यहाँ पे भेड़ को पाला जाता है, बकरी ऊंट पाले जाते हैं, एक ही टाइम पे पाले जाते हैं जानवर एक साथ। क्षेत्र देखें तो ये दुनिया में अब तो बहुत सीमित हो गया है, पहले के समय में काफी होता था। तो इसके क्षेत्र देखें तो ये जो नॉर्थ अफ्रीका है, ठीक है, और इसके फिर अटलांटिक तट से लेकर अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया और चीन की तरफ, ठीक है। आप देखोगे ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ से होते होते मंगोलिया चीन की तरफ आता हुआ ये क्षेत्र है, ठीक है। फिर यूरोप और एशिया के जो टुंड्रा प्रदेश हैं इस क्षेत्र में आपको दिखेगा, ठीक है। यूरोप यहाँ पे हो गया जैसे मान लो, और इधर एशिया हो गया, तो इस क्षेत्र में आपको ये दिखेगा। फिर दक्षिण पश्चिम जो अफ्रीका है, यहाँ से लेकर मेडागास्कर जो द्वीप तक है वहां तक आपको ये दिखेगा, ठीक है। जब मैं आपको मैप वाली अलग से वीडियो लेके आऊंगा, वहां पे आपको मैप में ये चीजें समझा दूंगा। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पे ये होता रहा है, ठीक है, चलवासी पशुचारण। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा वाणिज्य पशुधन पालन, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलवासी पशुचारण से ये बिल्कुल अलग है, पेपर में कभी कभी इनकी तुलना पूछ ली जाती है, ठीक है। तो समझिए, वाणिज्य पशुधन पालन का मतलब है एक निश्चित स्थान पर बड़े बड़े फार्म में जानवरों को पाला जाता है, वहां पे उनके चारे की व्यवस्था जो है वो की जाती है। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा फार्म है, तो ये जो फार्म होगा ये किसी निश्चित जगह में होगा, ठीक है। आसपास से जानवरों के लिए चारा मिल जाएगा और यहाँ पे बड़े लेवल पे जानवरों को पाला जाता है, बड़े स्तर पे जानवरों को पाला जाता है, बड़ी बड़ी जमीनों में पाला जाता है, वैज्ञानिक तरीकों से पाला जाता है। तो यहाँ पे पूंजी बहुत लगेगी। चलवासी पशुचारण में हमने क्या देखा था, चलवासी पशुचारण में ज्यादा पूंजी नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी अपेक्षा वाणिज्य पशुधन में देखें तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा पूंजी लगेगी, ठीक है। ये ज्यादा व्यवस्थित होती है। फिर यहाँ पे पशुओं की देखभाल जो है वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, वैज्ञानिक तरीके से पशुओं को पाला जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी, बीमार होंगे, कोई दिक्कत होगी, पशुओं को कोई संक्रमण होगा तो उनका इलाज करवाया जाएगा, ठीक है, पूरा प्रॉपर। फिर पशुओं के प्रकार, इसमें ज़्यादातर आप देखोगे कि हर फार्म में एक ही प्रकार के कुछ विशेष प्रकार के ही पशु जो हैं वो पाले जाते हैं। जैसे मान लो कोई फार्म है, अगर वहाँ पे गाय को पाला जा रहा है तो फिर गाय ही होगी पूरे फार्म में, ठीक है। फिर दूसरा फार्म है, वहाँ कोई दूसरा जीव पाला जा रहा है, कोई दूसरा जानवर पाला जा रहा है, तो वो वही होगा। ज़्यादातर एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। क्षेत्र की बात करें तो ये मुख्यतः नई दुनिया में ज़्यादा प्रचलित था, डेवलप कंट्रीज में ये ज़्यादा था, न्यूजीलैंड में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, अर्जेंटीना हो गया, आप अमेरिका में देखो, यहाँ पे ये चीज़ें ना ज़्यादा चलती है। फिर एक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है रोपण कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रोपण कृषि एक व्यावसायिक कृषि है, ये खाने के लिए नहीं करता किसान कि हमको ये खाना है इसलिए हम इसको उगा रहे हैं, ये व्यवसायिक यानी बेचने के लिए, समझ रहे हो, पैसा कमाने के लिए की जाती है। इसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास, इसकी पौध लगाई जाती है और इसकी खेती की जाती है। खेत का आकार कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, सोचो, क्योंकि ये व्यवसायिक नजरिए से की जा रही है, बेचने के पर्पज से, लाभ कमाने के पर्पज से, ठीक है। तो इसमें जो कृषि क्षेत्र होगा, जो बागान होगा, वो बहुत बड़ा होगा। बड़ा क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा वहाँ से बनेगा। फिर यहाँ पे पूंजी निवेश की बात करें तो भाई यहाँ पे बहुत पैसा लगता है, यानी बागानों की स्थापना करने में, उसको चलाने में, उसकी मेंटेनेंस करने में, रख रखाव के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक पूंजी यहाँ पे लगती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं तकनीकी और वैज्ञानिक विधि। यहाँ पे जो तकनीक जो यहाँ पे खेती वगैरह होती है, यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरा मतलब वैज्ञानिक तरीके से और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पे
खेती होती है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर एक फसलीय कृषि होगी, यानी एक ही फसल उगाई जाएगी, ठीक है। एक उद्यान होगा, उस पर एक ही प्रकार की फसल उगाई जाएगी। कहीं पे चाय की खेती हो रही है तो दूर दूर तक पूरे उद्यान में चाय ही उगाई जा रही है। कहीं पे केले के पौध लगा रखे हैं तो केले ही उगाए जा रहे हैं। अनानास लगा रखा है तो अनानास ही उगाया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से होता है। श्रम, इसमें पूरे साल श्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि मजदूर जो होंगे पूरे साल इसमें मजदूर की आवश्यकता होगी, ठीक है। और ये स्थानीय लोगों से प्राप्त हो जाएगा, यानी आसपास जो लोग रहते हैं वही यहाँ पे आके खेती करते हैं, ठीक है, काम करते हैं। अब अगला है क्वेश्चन खनन। खनन के बारे में बताना है और खनन को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खनन क्या होता है। तो आपको पता है पृथ्वी में हमारी जो जमीन है उसके नीचे कुछ महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण खनिज संसाधन होते हैं, ठीक है। तो ये इसको खनन के द्वारा जब बाहर निकाला जाता है तो इसी को खनन कहा जाता है, यानी इन खनिजों को खनन के द्वारा क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ये दो प्रकार का खनन होता है, एक होता है धरातलीय, एक होता है भूमिगत। धरातलीय मतलब जमीन में आसपास ही खनिज संसाधन है तो आसपास ही खुदाई करके निकाल लिया जाता है। भूमिगत यानी अंडरग्राउंड, यानी जमीन में बहुत गहराई में अगर खनिज संसाधन है तो बहुत गहराई तक जाके उसमें काम किया जाता है, तो ये भूमिगत खनन हो जाता है, ठीक है। अब खनन को प्रभावित करने वाले कारक, खनन को कौन से कारक प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले खनिज निक्षेप का आकार, यानी जो खनिज वाला क्षेत्र है जहां पे खनिज संसाधन है उसका क्या आकार है, ये इसको प्रभावित करेगा। फिर श्रेणी, किस कैटेगरी का खनिज है। आपको पता होगा जो अच्छी क्वालिटी का जो खनिज संसाधन है वो हमेशा कम होगा, ठीक है, यानी अच्छी क्वालिटी के खनिज संसाधन कम होंगे और जो कम अच्छी क्वालिटी के होंगे उसकी उपलब्धता ज़्यादा होगी, तो उसकी श्रेणी हो गई। फिर उसकी उपस्थिति की अवस्था हो गई, यानी किस अवस्था में वो उपस्थित है, किस जगह पे अवस्थित है। उसके लिए अंडरग्राउंड तक करना पड़ेगा खनन या फिर ऊपर से ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती है। फिर ये तो भौतिक कारक हो गए। फिर आर्थिक कारक, यानी खनिज की डिमांड कितनी है। कुछ खनिज ऐसे संसाधन है जिसकी डिमांड ज़्यादा है, कुछ खनिज संसाधन ऐसे उसकी डिमांड कम है, तो खनिज की मांग भी इंपॉर्टेंट है। तकनीकी ज्ञान, उसको निकालने का तकनीकी ज्ञान कितना है ये भी इंपॉर्टेंट है। खनिज का उपयोग क्या है, कितना हो सकता है, उसकी संरचना हो गई, पूंजी की, उसको निकालने में कितनी पूंजी लगेगी, ठीक है, आसपास ये यातायात है या नहीं है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करती है, ठीक है, खनन को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय जो कृषि है इसकी विशेषता बतानी है। तो ये कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। इसमें खासकर खट्टे फल, अंगूर जैसे फल जो है ये उगाए जाते हैं, ठीक है। ये विशिष्ट प्रकार की कृषि है, इसमें खट्टे फल का उत्पादन किया जाता है और यहाँ शुष्क कृषि भी की जाती है। गर्मी के महीनों में अंजीर और जैतून उगा लिया जाता है और शीत ऋतु में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो फल होती है उसकी जो डिमांड होती है फल और सब्जी की, तो इसकी आपूर्ति इसी क्षेत्र से होती है। और जो अंगूर होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के अंगूर होते हैं उससे शराब बना ली जाती है, ठीक है। जो कम अच्छी क्वालिटी के अंगूर होंगे उससे किशमिश वगैरह बना दिया जाता है। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि की विशेषता आपको बतानी है। तो इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, मिश्रित, नाम से ही पता लग रहा है मिश्रित। तो यहाँ पे क्या मिश्रित है समझिए, इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों हो रहा है, यानी कि यहाँ पे खेती भी की जा रही है और एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, ठीक है। यानी खेती और पशुपालन दोनों कर रहे हैं तो इसीलिए इसको मिश्रित कह दिया गया है, इसका नाम मिश्रित है, तो याद रखना है। यहाँ पे क्या किया जाता है, फसल तो उगाई जाती है, उसके साथ साथ पशु भी पाले जाते हैं, जैसे मवेशी हो गए, भैंस वगैरह हो गई, भेड़ हो गई, सूअर, कुक्कुट, ये जानवर पाले जाते हैं जो कि कुछ आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। अब जानवर पाले जाते हैं तो भाई चारा भी चाहिए जानवरों को, तो चारे की फसल जो होती है मिश्रित कृषि का एक मुख्य घटक होता है, क्योंकि इसमें चारे की फसल भी उगाई जाती है। फिर इसमें कृषि में खेतों का आकार जो होगा वो मध्यम होता है। बोई जाने वाली जो अन्य फसलें हैं, गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, ये यहाँ पे उगाया जाता है। इस प्रकार की कृषि जो होती है विश्व में अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। अगर आप देखोगे यूरोप साइड में तो पश्चिमी यूरोप में ऐसी खेती मिलेगी, नॉर्थ अमेरिका में मिलेगी, ठीक है, पूर्वी भाग में मिलेगी। यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है, यूरेशिया जिसको कहा जाता है, वहाँ पे भी कुछ हिस्सों में इस प्रकार की खेती की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। पहला क्वेश्चन है अगले चैप्टर में से कि कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हो, ठीक है, क्या अभिप्राय है, इसकी कुछ विशेषता बतानी है। तो कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं, ठीक है, जो आप अपने घर से चला सकते हो, यानी इसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं अपने घर पे काम कर रहे होते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर काम होता है और कच्चा माल जो होता है वो स्थानीय लेवल पे मिल जाता है और जो डेली उपयोग वाली वस्तुएं होती हैं ज़्यादातर उसका निर्माण किया जाता है। इसमें जो साधारण टूल होते हैं उससे चीज़ें बना दी जाती है और घरेलू लेवल पे काम हो जाता है, ठीक है, तो ये कुटीर उद्योग होता है। अब बात करेंगे इसमें कुटीर उद्योग की मुख्य विशेषता क्या होती है।
तो ये घरों से ही शुरू हो सकता है। इसमें पूंजी और परिवहन के साधन जो होते हैं इसको कोई खास प्रभावित नहीं करते, क्योंकि कच्चा माल जो होता है वो आसानी से आसपास से मिल जाता है और उसको बाद में बेचा भी आसानी से आसपास में ही बेच दिया जाता है, तो ज़्यादा परिवहन वगैरह और पूंजी वगैरह इसको प्रभावित नहीं करती। कच्चा माल और बाजार दोनों ही लोकल लेवल पे, स्थानीय स्तर पे अवेलेबल होते हैं। इसमें ज़्यादा भारी मशीनों की आवश्यकता नहीं होती है। जो साधारण हाथ के औजार होते हैं उसका उपयोग करके ही इसको, ठीक है, कर दिया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट या बहुत ज़्यादा राशि की आवश्यकता भी नहीं होती है। नेक्स्ट है कि इसके उदाहरण, कुटीर उद्योग के एग्जाम्पल बताइए। तो आपने देखा होगा लोग घरों में मोमबत्ती बनाते हैं, अचार बनाते हैं, कागज़ के जो लिफाफे होते हैं, थैले होते हैं वो बनाते हैं, बांस की टोकरी बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब कुटीर उद्योग के आपको एग्जाम्पल है। अगला है क्वेश्चन कि बड़े पैमाने के उद्योग जो हैं इसकी आपको विशेषता बतानी है, यानी बड़े पैमाने के उद्योग जो होते हैं वो क्या होते हैं ये बताइए। तो देखिए, बड़े पैमाने के उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग से बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें क्यों अलग हैं, क्योंकि विशाल बाजार, क्योंकि बड़े बाजार के लिए इसको, इसमें से मतलब जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बड़े बाजारों में बेचे जाते हैं। और कच्चा माल भी, जो कच्चा माल होता है ये भी अलग अलग प्रकार का लगता है। इसमें शक्ति के साधन लगते हैं, बिजली वगैरह हो गया, या ठीक है पेट्रोल डीजल से चलने वाली मशीनें हो गई, ये सब लगती हैं। कुशल श्रमिक, इसमें स्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है, सीखी हुई लेबर होनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी, विकसित प्रौद्योगिकी यानी हैवी मशीनें, लेटेस्ट मशीनों का इस्तेमाल होता है। इसमें उत्पादन भी बड़े लेवल पे किया जाता है। अब उत्पादन बड़े लेवल पे होता है तो पूंजी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। पिछले 200 वर्षों में इस प्रकार के उद्योग जो हैं पूरी दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे विकसित हुए हैं। और पहले ऐसे उद्योग ब्रिटेन में, अमेरिका में, यूरोप में लगाए जाते थे, पर आज के समय में दुनिया भर के देशों में आपको इस प्रकार के उद्योग देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा घुमा के आपसे पूछते हैं, एक बार ध्यान से देख लो, सेम ही क्वेश्चन है। तो आप कैसे बताओगे कि कौन सी चीज उद्योगों की स्थापना को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। तो दो प्रकार के कारक हैं, एक है भौतिक है, दूसरा मानवीय है, ठीक है। मानवीय हो जाएगा और भौतिक हो जाएगा। भौतिक में क्या है, जब भी मान लो आप कोई उद्योग लगा रहे हो, आप कोई कारखाना लगा रहे हो, तो जब आप कोई उद्योग लगाओगे, कोई कारखाना लगाओगे, तो क्या सोचोगे दिमाग में, आप ये सोचोगे ना कि भाई मैं कोई उद्योग लगा रहा हूँ तो मुझे आसपास कच्चा माल अवेलेबल होना चाहिए, कच्चा माल जिससे मतलब आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे, फिर वहाँ की जलवायु अनुकूल होनी चाहिए, कुछ प्रोडक्ट के हिसाब से जलवायु होनी चाहिए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो उसी एक प्रकार की जलवायु में ही रह सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे पानी उपलब्ध होना चाहिए, वहाँ पे बिजली, कोयला, जो भी आपको चाहिए होगा वो सब वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। मानवीय कारक में क्या है, आपको वहाँ पे मजदूर चाहिए, क्योंकि भाई जहाँ पे उद्योग होगा वहाँ मजदूर चाहिए होंगे, तो श्रम चाहिए। पूंजी यानी कि पैसा चाहिए। परिवहन के साधन होने चाहिए, क्योंकि कच्चा माल आएगा फिर वहाँ से प्रोडक्ट बन के जाएगा, तो परिवहन के साधन होने चाहिए। बाजार भी आसपास अवेलेबल होना चाहिए। सरकार की नीतियाँ, सरकार की पॉलिसी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता। तो उद्योग के लिए कच्चा माल जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। अब मान लो जैसे आपने कोई उद्योग लगाया, आपने उद्योग लगाया कोई खिलौने बनाने का, ठीक है। मान लीजिए हमने एक उद्योग लगाया है जिसमें हमको खिलौने बनाने हैं। अब खिलौने बनाने हैं, उसमें प्लास्टिक के खिलौने हैं, तो प्लास्टिक के दाने वगैरह चाहिए होते हैं। तो अब ये प्लास्टिक का दाना हमारे लिए कच्चा माल हो गया। अब वो आसपास अवेलेबल है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखी जाती है। फिर जलवायु अनुकूल होनी चाहिए। जैसे कि मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ अच्छा एग्जांपल है कि सूती वस्त्र का जो उद्योग है, आप देखोगे दक्षिण भारत में सूती वस्त्र के उद्योग जो है वो ज़्यादा विकसित है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नमी वाला पर्यावरण है। अब उसको नमी चाहिए, नमी वाला पर्यावरण है, जिससे कि उसको लाभ मिलता है, ठीक है। नमी के कारण कपास के जो कपड़े होते हैं उसकी कताई जो होती है वो बहुत आसानी से हो जाती है। अगर अत्यधिक ठंडे या फिर बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेश में ऐसे उद्योग लगा दोगे तो वहाँ पे काम ही नहीं हो पाएगा। तो जलवायु भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। शक्ति के साधन, क्योंकि भाई वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बिजली चाहिए होगा, ठीक है। वहाँ पे मशीनों का चलाने के लिए जो भी संसाधन है वो चाहिए होंगे, तो वो संसाधन होने चाहिए। श्रम उपलब्ध, यानी कि आपको वहाँ पे मजदूर चाहिए तो मजदूर भी उपलब्ध होने चाहिए। स्किल्ड लेबर चाहिए तो स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। अनस्किल्ड लेबर चाहिए तो अनस्किल्ड लेबर आपको वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। फिर पूंजी, क्योंकि उद्योग लगाने जा रहे हो तो पैसा लगता है, तो पूंजी भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मशीनें खरीदनी है, मजदूर रखने हैं, जगह देखनी है, जमीन खरीदोगे, वहाँ पे उद्योग स्थापित करोगे, बहुत पैसा लगता है, तो पूंजी भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर अब बाजार तक अभिगम्यता, मान लो हमने कोई चीज़ बना दी है, हमने उद्योग लगा दिया, हमने वहाँ पे कच्चा माल मंगाया और कच्चे माल से कोई प्रोडक्ट बना दिया। अब उसको बाजार तक भी पहुंचाना है, बाजार भी आसपास होना चाहिए ताकि बाजार में वो चीज़ें आसानी से पहुंचा दी जाए, ठीक है। उद्योग जो है, उद्योग का सबसे प्रमुख जो है वो उद्योग से बाजार में ही जाना है।
तो बाजार क्षेत्र भी अगर आसपास होगा तो ज़्यादा फायदा होगा, दूर होगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा आएगा। कच्चा माल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, कच्चा माल आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रम आपूर्ति, ये भी आपको बता चुका हूँ क्योंकि लेबर चाहिए तो लेबर भी होनी चाहिए वहाँ पे। फिर परिवहन, क्योंकि देखो जो भी मतलब जैसे मान लो कोई उद्योग है, अब उद्योग में कच्चा माल आएगा और प्रोडक्ट बन के जाएगा, यानी कि किसके जरिए जाएगा, परिवहन के, ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वच्छंद उद्योगों की कोई 3 विशेषता आपको बतानी है। तो स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं, कहीं पे भी स्थापित किया जा सकता है इसको। ये किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पे निर्भर नहीं होते क्योंकि पुर्जे वगैरह होते हैं तो वो कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका ये जो उद्योग है ये पुर्जों पे निर्भर होता है और इसमें कम मात्रा में उत्पादन होता है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम मजदूरों की भी आवश्यकता होती है, कोई बहुत ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है क्योंकि पुर्जे जो होते हैं वो बने बनाए प्रोडक्ट होते हैं एक तरीके से, कहीं और से आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र के बारे में आपको बताना है। तो ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। अब विपणन केंद्र का मतलब होता है बाजार, ठीक है, या फिर कुछ लोग इसको मंडी भी बोलते हैं, बाजार या फिर मंडी। अब ग्रामीण मंडी, 2 तरीके के बाजार हैं, एक तो ग्रामीण बाजार है यानी गांव की मंडी है और एक नगर की मंडी है यानी नगरीय विपणन केंद्र है, ठीक है। तो गांव में क्या होगा, गांव में जो विपणन केंद्र होगा वो आसपास की बस्तियों का पोषण करेगा। कहने का मतलब है जैसे मान लो गांव में ये बाजार है तो आसपास के जो बस्तियां हैं उनकी आवश्यकता का सामान जो होगा उस बाजार में मिलेगा। ये केंद्र स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। जो लोकल, स्थानीय का मतलब है जो लोकल लेवल पे, लोकल का मतलब है जो आसपास अवेलेबल है चीजें, वो चीजें ये इकट्ठा करेगा, उसी को बेचेगा यहाँ पे। ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं यहाँ पे सुविकसित नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको चीज बहुत ज्यादा विकसित नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुएं मिलती है क्योंकि गांव के लोग, गांव की मंडी है तो गांव के लोगों की जो डिमांड होगी, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी लोग बाजार में उसी चीज़ को ज़्यादा रखा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी तरफ है नगरीय विपणन केंद्र, ठीक है। ये शहरों में होते हैं, जो शहर की मंडी या फिर शहर के बाजार होते हैं वो ज़्यादा विकसित होते हैं। तो ये विशेष रूप से नगरीय सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। ये केंद्र स्थानीय सेवाओं के साथ साथ आपको विशिष्ट प्रकार की सर्विस और सेवाएं भी दे देंगे। जो आपको गांव में चीज नहीं मिल पाएगी वो आपको नगरों में मिल जाएगी। ये केंद्र भी निर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं, आपको बनी बनाई रेडीमेड वस्तुएं आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको व्यावसायिक सेवाएं मिल जाएगी, जैसे टीचर की सर्विस चाहिए, वकील या कोई किसी काउंसलर की सर्विस चाहिए, या आपको इलाज करवाना है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सभी वस्तुएं आसानी से मिल जाएगी जो कि गाँव में आपको नहीं मिल पाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन जो सेवा है इससे आप क्या समझते हो, या पर्यटन जो होता है इसको प्रभावित करने वाले आपको कारक बताने हैं। तो पर्यटन एक सर्विस है, एक सेवा है। तो पर्यटन एक ऐसी यात्रा होती है जो व्यापार की बजाय प्रमोद, ठीक है, यानी खुशी के लिए की जाती है। तो ये जो टूरिज्म होता है वो सर्विस में आता है, सेवा में आता है, याद रखना है, ठीक है। टूरिज्म यानी टूरिस्ट बन के कोई जाता है, किस लिए जाता है, वो व्यापार के लिए नहीं बल्कि प्रमोद यानी खुशी के लिए, ठीक है, खुद के मनोरंजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है कोई व्यक्ति। पर्यटन में लोग क्या करते हैं, अपने निवास स्थान से, अपने घर से या अपने जो ऑफिस है उससे कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी है, टेम्परेरी तौर पे किसी दूसरी जगह पे जाके रहते हैं, वहाँ पे घूमते फिरते हैं, मनोरंजन करते हैं, खाते पीते हैं, ठीक है। पर्यटन विश्व के प्रमुख तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं और इसके अंतर्गत पर्यटक जो होते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं, उनके लिए आवास यानी उनके लिए रहने के लिए होटल वगैरह, उनके खाने के लिए भोजन, परिवहन, मनोरंजन, खरीदारी, ये सारी सेवाएं जो है इनको स्थानीय लोगों के द्वारा उपलब्ध की जाती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति पहाड़ी एरिया में जाता है, अब पहाड़ी एरिया में जाएगा तो भाई वो किसी ना किसी होटल में रहेगा ना, अब किसी ना किसी बस ट्रेन गाड़ी से कहीं ना कहीं से जाएगा, वहाँ पे खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा उसको, ठीक है, वहाँ पे उसको बहुत तरह की चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो जो भी चाहिए होगा वो सब कहाँ पे कैसे अवेलेबल होगा, वहाँ के जो लोकल लोग होंगे, जो वहाँ के स्थानीय लोग होंगे, वो उनको वो सारी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उनको एक तरीके से रोजगार मिल जाता है, बाजार वगैरह में वो वस्तुओं को बेचते हैं, तो जिससे बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिल जाता है। आप देखोगे कि गर्मियों के दिन में जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं बहुत भीड़ होती है, पहाड़ी एरियो में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। तो इसमें जलवायु आ जाएगी, क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, तो जलवायु। आप देखोगे ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग जो होते हैं वो गर्म
धूप वाले मौसम में ऐसे क्षेत्रों की अपेक्षा करते हैं, ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह पे जहाँ बहुत ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं वो ऐसी जगह पे जाते हैं घूमने जहाँ पे गर्मी होगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग वहाँ पे नंगे धुड़ंगे से, आपने देखा होगा, लेटे रहते हैं, धूप ले रहे होते हैं, क्योंकि उनको उनके देश में वो चीज़ नहीं मिल पाती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे इंडिया में तो भाई इतनी धूप है कि लोग परेशान रहते हैं। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे उनको अच्छा मौसम ही नहीं मिल पाता है। आप देखोगे जो दक्षिणी यूरोप है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, यहाँ पे पर्यटन के महत्व का ये एक मुख्य कारण है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टूरिज्म होता है। फिर भूदृश्य, लोग कहाँ पे जाना पसंद करेंगे? अच्छी भूदृश्य यानी अच्छी लोकेशन में, ठीक है, जहाँ पे उनको देखने को अच्छा मिले। तो कई लोग, यानी अच्छा जो भूदृश्य होता है वो लोगों को आकर्षित करता है, ठीक है। तो कई लोग पहाड़ी एरिया में जाना पसंद करते हैं, जहाँ पे पहाड़ हो, घाटियाँ हो, ठीक है, सुंदर दृश्य हो, जहाँ पे नदियाँ हो, जंगल हो, इस तरीके की जगह पे लोग जाना पसंद करते हैं। पर्वत देखने, झील देखने या समुद्र तट पे लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोगों को आकर्षित करता है। तो भूदृश्य आकर्षित करता है लोगों को, जलवायु आकर्षित करती है। फिर इतिहास और कला, कुछ लोग ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ का ऐतिहासिक महत्व हो, जो प्राचीन और सुंदर नगर हो, ठीक है। तो पुरातात्विक स्थान पे लोग जाना पसंद करते हैं, जो पुराने पुराने मंदिर हैं, जो हजारों साल पुराने मंदिर हैं, जो हजारों साल पुराने किले हैं, जो हजारों साल पुराने महल हैं, लोग इनको देखना पसंद करते हैं, ठीक है। चर्च वगैरह हो गई। नेक्स्ट है संस्कृति और अर्थव्यवस्था। तो मानव जाति और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वाले कुछ लोग जो हैं, ठीक है, ये जो कहीं का स्थानीय कल्चर होता है, स्थानीय रीति रिवाज होते हैं, वो भी लोगों को आकर्षित करते हैं, तो कुछ लोग उसको भी देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पर्यटक जो होते हैं इनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, सस्ते दाम में इनको वहाँ पे घूमना हो जाता है इनका, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आजकल क्या हो रहा है कि एक नया ट्रेंड चल रहा है कि लोग ना उनके जो जहाँ पे जाते हैं उनके घरों में रुकते हैं, उसको स्टे बोला जाता है, ऐसे ही कुछ बोला जाता है। वो उनके साथ रहेंगे, उनके उनके रीति रिवाज देखेंगे, जो वो घर पे खाना बनाते हैं उसी को खाएंगे, और उसके बदले में उनको पैसा मिल जाता है, तो लोग इसलिए भी जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंकीय विभाजन क्या है? किसी देश में अंकीय विभाजन किस प्रकार आपको देखने को मिलता है? तो देखिए, आप दुनिया में देखोगे बहुत सारे देशों को कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो एक देश है ए और एक देश है बी। ए देश जो है ये बहुत ज़्यादा विकसित है, बहुत ज़्यादा डेवलप है, यहाँ पे सारी सुविधा है, लेकिन बी देश जो है मान लो उसके पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, तो इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है, ठीक है। यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित जो विकास है, इसमें मिलने वाले अवसर और वितरण जो है पूरी दुनिया में असमान है। कोई देश आपको टेक्नोलॉजी के मामले में, संचार प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे दिखेगा, तो कुछ देश उसमें बहुत पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो यही जो असमान वितरण है ना, इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। विकसित देश देखोगे, इस देश में आपको मतलब इस चीज में आपको आगे मिलेंगे। विकासशील देश देखोगे तो इसमें काफी पीछे मिलेंगे, तो इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। अब ये चीज देश के भीतर भी हो सकती है। जैसे देश के भीतर मान लो भारत की बात करूं, तो भारत में मान लो बिहार का कोई गांव है पुराना, जो ज्यादा विकसित नहीं है, तो वहां पे बहुत सुविधाएं नहीं होंगी, वहां हो सकता है वहां बिजली ना हो उतनी, हो सकता है वहाँ पे सड़कों की सुविधा ना हो या फिर अन्य सुविधा ना हो। लेकिन आप दिल्ली में आओगे तो दिल्ली में आपको वो सारी सुविधा मिल जाएगी। तो देश के अंदर भी आप दो क्षेत्रों को कंपेयर करोगे तो वहाँ पे भी आपको अंकीय विभाजन दिख जाता है, ठीक है। तो देश के भीतर भी ऐसा विभाजन दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए भारत और रूस के अलग अलग भागों में आप देखोगे जहाँ पे टेक्नोलॉजी का विकास जो है वो काफ़ी अंतर मिलता है। हमारे यहाँ पे बड़े शहर, बड़े महानगर, यहाँ पे भी आपको काफ़ी अंतर दिखता है। अगला क्वेश्चन है कि महामार्ग से क्या अभिप्राय है, यानी जो हाईवे होते हैं उससे आप क्या समझते हो? तो महामार्ग ऐसी पक्की सड़कें होती हैं जो दूर स्थित स्थानों को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है, मिलाने का काम करती हैं। महामार्ग को हम आबादित यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें फ्लाईओवर होते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रैफिक होगा वो आबादित रूप से यानी बिना रुके जाएगा, ठीक है। और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। यहाँ पे कोशिश किया जाता है कि रेड लाइट ना रखा जाए, यानी जितना पॉसिबल होगा उतना रेड लाइट को नहीं रखा जाएगा, लेकिन कहीं पे मजबूरी होगी तो रेड लाइट होगी, ठीक है। ये सड़कें गति अवरोधकों से मुक्त होती है। यहाँ पे आपको ब्रेकर वगैरह नहीं दिखते, बिल्कुल स्पीड में जा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी लेन होती है, 4 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे, आपने देखा होगा। इनकी चौड़ाई 80 मीटर होती है, यानी कि चौड़ी चौड़ी सड़कें होती है यहाँ पे। और ये देश के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ती है, नगरों को जोड़ती है, पत्तनों को जोड़ती है, आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। ये सड़क जो होती है इनके किनारे पे रेलिंग लगा दी जाती है ताकि इसको आसानी से कोई पार ना कर सके, क्रॉस ना कर सके, ताकि जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल रुके, सीधा जा सके, ठीक है। फिर वायु परिवहन की किन्हीं 3 प्रमुख लाभ के बारे में बताना है। जो वायु परिवहन होता है इसके क्या बेनिफिट होते हैं?
तो ये परिवहन का सबसे तीव्र साधन होता है। इसके कारण आज विश्व का कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पे नहीं है। यानी आज के समय में देखें तो ये 35 घंटे में आप पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हो। जो मूल्यवान वस्तु हैं, कीमती वस्तुएं हैं, जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं, उसको तेजी से, ठीक है, इसके जरिए पहुंचाया जा सकता है। जो दुर्गम स्थल है, पहाड़ी एरिया, दलदल हो गया, बीहड़ हो गया, जंगल हो गया, तो वहां पे, ठीक है, एरोप्लेन के जरिए उसको भी क्रॉस किया जा सकता है, पार किया जा सकता है। इमरजेंसी की सिचुएशन में ये काम आता है। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर की विशेषता बताइए। तो ये नहर जो है 1869 में इसका मिस्र में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है, ये नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। 160 से 180 किलोमीटर लंबी है, 11 से 15 मीटर इसकी गहराई मानी जाती है। और इस नहर के द्वारा यूरोप और दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो दूरी थी वो पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गई है इस नहर के कारण। ठीक है, और ये नहर जो है प्रतिदिन 100 से अधिक जलयान जो है यहाँ पे आते हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ठीक है, मैप में सुएज नहर। अगला क्वेश्चन है पनामा नहर। तो दोनों में से ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो है सुएज नहर है, उसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। पनामा नहर की बात करें तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में, ठीक है, जो जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसकी देखा जाए, इसकी मतलब लंबाई देखे जाए तो 32 किलोमीटर लंबी ये है। और इस नहर के कारण उत्तर अमेरिका का जो पूर्व वाला हिस्सा है, ठीक है, न्यूयॉर्क, और जो पश्चिम वाला हिस्सा है सैन फ्रांसिस्को, इसके बीच में जल परिवहन से देखा जाए तो 13,000 किलोमीटर की दूरी यानी डिस्टेंस जो है इसकी वजह से कम हो गई है। इसी कारण पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के बीच में डिस्टेंस कम हुई है, जिसके कारण इनके बीच में व्यापार बढ़ा है और इनको बेनिफिट हुआ है। ठीक है, अब जल परिवहन के प्रमुख लाभ बताने। तो जल परिवहन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये सबसे सस्ता साधन माना जाता है। ठीक है, अब जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना, क्योंकि महासागर, सागर, नदियां जो है पहले से अवेलेबल हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको मार्ग नहीं बनाने इसमें, बस इसके अगल बगल में दोनों साइड पत्तन बनाना होता है हमको। ठीक है, यानी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के जो जहाज हैं वो चल सकते हैं। स्थल मार्ग की तरह जल मार्ग में घर्षण नहीं होता है जैसे स्थल मार्ग में होता है, तो इसमें ईंधन बहुत कम लगता है और जिसकी वजह से ये परिवहन का सस्ता साधन माना जाता है। ठीक है, संसार में उपग्रह संचार की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में बताना है। तो उपग्रह के माध्यम से संदेश भेजने के खर्चे में बहुत कमी आती है। उपग्रह संचार प्रणाली के द्वारा रेडियो और टेलीविजन, ठीक है, उपग्रह संचार प्रणाली द्वारा रेडियो और टेलीविजन का प्रयोग कर सकते हैं। आपको पता है कि सैटेलाइट जो है वो संदेश भेज सकता है, और हम रेडियो टेलीविजन में जो सुन लेते हैं कि भाई बारिश आ सकती है, ये तूफान आ सकता है, आंधी आ सकती है, वो सब हमको इसी के द्वारा पता लग पाता है। उपग्रह संचार से हमको मौसम की जानकारी मिल जाती है। आपने न्यूज़ चैनल में सुना होगा कि वो बताते हैं मौसम की संभावना, वो इसी के सैटेलाइट से ही पता लग पाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में पत्तन के महत्व पे चर्चा करनी है। तो पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पत्तन व्यापार के लिए अत्यावश्यक है, यानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बड़े पैमाने पे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो समुद्री मार्गों से होता है, पत्तनों से होता है, महासागरों से होता है। ठीक है, तो जहाज के रुकने ठहरने के लिए ये जो पत्तन होते हैं, कहीं ये देखो जैसे ये पत्तन बना हुआ है, तो यहाँ पे जहाज रुकेगा, सामान को उतारा जाएगा, सामान को लादा जाएगा, तो ये सुविधाएं सामान को उतारने लादने का सुविधाएं ये प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल, और यहाँ पे श्रम और प्रबंधकीय सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। जहाज में रख रखाव की व्यवस्था, मेंटेनेंस, वो सब यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, फिर मुक्त व्यापार के गुण और दोष, यानी जो फ्री ट्रेड आजकल बहुत चलता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो देखो, इससे फायदे ये हैं कि घरेलू उत्पाद जो है और जो सेवा है उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मिलती है, यानी एक देश का सामान दूसरे देश में जाता है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी भी सुधरेगी, लोग क्वालिटी को सुधारने पे भी फोकस करेंगे और कंपटीशन भी बढ़ेगा। ठीक है, व्यापार में वृद्धि भी होगी। अब इसकी कमी क्या है कि विकासशील देश जो होते हैं, ठीक है, विकासशील देश का विकास उतना ज़्यादा नहीं है जितना विकसित देशों का है, इसलिए विकसित देश जो है वह अपने प्रोडक्ट को आसानी से बाजारों में प्रोवाइड करा देते हैं और विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो उससे प्रभावित होने लग जाती है, क्योंकि उनकी सामान की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका क्या है। कुछ देशों के द्वारा विश्व व्यापार संगठन की आलोचना क्यों की गई है। तो पहले ये गैट नाम से जाना जाता था, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। बाद में 1995 में इसको विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में परिवर्तित कर दिया गया था। ये विश्व
में इकलौता संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाता है। ठीक है, ये विश्व का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो व्यापार के नियम बनाता है और राष्ट्रों के बीच में अगर व्यापार के लेकर कुछ विवाद हो जाए तो उसको निपटाने का काम करता है। ये संगठन दूर संचार, बैंकिंग जैसी सेवाओं और अन्य विषयों जैसी जो बौद्धिक संपदा है, ठीक है, इस पे अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। तो व्यापार में क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दूर संचार की सुविधा हो गई, बैंकिंग जैसी सर्विसेज हो गई, वो सब भी इसमें शामिल है। अब आलोचना इसकी की जाती है, क्यों इसकी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि ये मुक्त व्यापार और भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहा है, जिसके कारण धनी देश तो धनी होते जा रहे हैं लेकिन गरीब देश और गरीब होते जा रहे हैं। विकसित देश जो है वो इसका ज़्यादा फायदा उठा लेते हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं उनको इतना फायदा नहीं हो पाता। और ऐसा कहा जाता है कि WTO में उन देशों की ज़्यादा चलती है। ठीक है, किन देशों की, विकसित देशों की ज़्यादा चलती है। तो ये इसकी एक कमी है। तो यहाँ पे अपनी बुक 1 जो है कंप्लीट हो जाती है। अब बात करेंगे बुक 2 की। ठीक है, अब सेकंड बुक देखने वाले हैं। सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जो जनसंख्या है इसको कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो आर्थिक दृष्टि से हम भारत की जनसंख्या को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी आ जाती है मुख्य श्रमिक, यानी जो मेन श्रमिक होते हैं। ये क्या करते हैं, ये व्यक्ति, ये इसमें मतलब ऐसे लोग होते हैं जो वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करते हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो साल में कम से कम 183 दिन काम करता है तो वो मेन श्रमिक माना जाता है। ठीक है, मुख्य श्रमिक इसको कहा जाता है। फिर सीमांत श्रमिक आते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करते हैं। ठीक है, ये सीमांत श्रमिक है। फिर लास्ट में आते हैं अश्रमिक। अश्रमिक में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काम ही नहीं करते हैं, बेरोजगार होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समाज के समक्ष किशोरों यानी जो अडल्ट्स हैं इनकी क्या चुनौतियां हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है निरक्षरता। आपको पता है ज़्यादातर जो किशोर वर्ग है, खासकर अगर मैं महिलाओं की बात करूं, स्त्रियों की बात करूं, तो ये ज़्यादा निरक्षर है। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि अपने परिवार के विकास में ये योगदान नहीं दे पाती हैं। सेकंड पॉइंट है औसत दुरुपयोग। आपको पता है आज के समय में किस प्रकार से नशे की आदत जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो किशोर क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई जो है, शिक्षा पूरी नहीं करते, यानी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं और विद्यालय छोड़ देते हैं और नशे के रास्ते चले जाते हैं। ठीक है, कोई आप देखते हो शराब वगैरह पीने लग जाते हैं, ड्रग्स लेने लग जाते हैं, अलग अलग प्रकार का नशा करने लग जाते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए एक समस्या बन जाते हैं। आपने देखा होगा नालियों में पड़े रहते हैं और ये सामाजिक परिवेश को बिगाड़ते हैं, कहीं ना कहीं समाज में कलंक बन जाते हैं, समाज में प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। अगला प्रश्न है कि विवाह की निम्न आयु। एक प्रॉब्लम ये है कि विवाह की जो आयु है, ठीक है, वो कम आयु में मतलब विवाह कर दिया जाता है, तो इसके कारण उच्च मात्र मृत्यु दर है। अगर मान लो किसी स्त्री की शादी जो है वो कम उम्र में कर दी जाएगी तो ज़्यादा चांस होंगे कि उसकी या तो उसकी डेथ हो जाए या उसका जो बच्चा पैदा होता है उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, ऐसा ज़्यादातर होता है। तो ये स्थिति आगे चल के कहीं ना कहीं लिंग अनुपाती है, जो सेक्स रेशियो है, इसको भी प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि समुचित मार्गदर्शन का अभाव। जो अडल्ट्स हैं हमारे यहाँ पे, इनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। ठीक है, इनको सही तरीके से कोई समझाने वाला, अच्छी राह दिखाने वाला, ठीक है, इनको गाइड करने वाला कोई होता नहीं है, जिस कारण से ये कई बार मार्ग भटक जाते हैं और गलत रास्ते पे चल देते हैं। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे HIV एड्स की समस्या है, किशोरी माताओं में जो मृत्यु दर बढ़ रही है, ये एक समस्या है, रोजगार की समस्या है, नशाखोरी की समस्या है। ठीक है, ये बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जो इनको अडल्ट्स को झेलनी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। और भारत की जनसंख्या वृद्धि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक अगर हम देखें तो उसकी जो 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब होता है किसी विशेष, ठीक है, क्षेत्र में किसी विशेष समय अवधि के दौरान, यानी 2 समय अंतराल के बीच में किसी विशेष क्षेत्र में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जिसको हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, अब भारत की जो जनसंख्या रही है, जो 4 प्रमुख इसकी अवस्थाएं रही है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली अवस्था थी 1901 से लेकर 1921, इसको रुद्र वृद्धि दर कहा जाता है। फिर दूसरा है 1921 से 51, इसको स्थिर वृद्धि के रूप में जानते हैं। फिर 1951 से 81 है, जिसको विस्फोटक काल माना जाता है। और फिर 1981 से लेकर अब तक का समय है, जिसमें धीरे धीरे जो ये जनसंख्या वृद्धि है ये कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसको समझते हैं, एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहला समय, यानी जो 1901 से लेकर 1921 का था।
इस अवधि को देखें तो भारत की जनसंख्या इस समय में नेगेटिव में थी, ठीक है, नकारात्मक थी, यानी स्थिर अवस्था में थी, क्योंकि इस समय वृद्धि जो थी वो बहुत ही निम्न थी। यहाँ पे क्या था, 1911 से 21 के दौरान अगर हम देखें तो ऋणात्मक यानी नेगेटिव वृद्धि दर देखी गई है। कारण क्या था, कारण ये था कि जन्म दर और मृत्यु दर जो था इस समय में दोनों बहुत ज़्यादा थे, जिस कारण से जनसंख्या तेजी से नहीं बढ़ रही थी, ठीक है, बिल्कुल धीमी धीमी गति से बढ़ रही थी, कई जगह पे तो नेगेटिव यानी कि घटती हुई दिखी है। सेकेंड पॉइंट है निरंतर वृद्धि की अवधि, इसको कहा जाता है। इस समय में क्या था, इस समय में जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो पहले के मुकाबले यानी इस वाले काल से इस समय में थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दी, क्योंकि स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं इसमें वृद्धि हो गई थी। आपको पता है कि हॉस्पिटल हो गए अवेलेबल, दवाइयाँ अवेलेबल हो गई, तो मृत्यु दर को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है, जिसके कारण क्या था, जनसंख्या में आपको हल्की वृद्धि दिखेगी। स्थिर स्थिर ही माना जाता है वैसे, इसमें कोई ज़्यादा तेजी से वृद्धि नहीं हुई थी। तीसरा जो समय था वो 1951 से 81 तक का था। ये बहुत खतरनाक समय है। क्यों, क्योंकि इस समय में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, इसलिए जनसंख्या विस्फोट की अवधि इसको माना जाता है। अब कारण क्या थे, विकास कार्य बहुत तेजी से हुए, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर जीवन स्तर के कारण मृत्यु दर जो थी वो कम हो गई, लेकिन जन्म दर जो है वो बढ़ती गई, ठीक है। तो इस कारण क्या हुआ, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखी है। फिर 1981 से लेकर आज तक अगर हम देखें तो यहाँ पे देश की जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये तो ऊंची बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे मंद गति से ये घटने वाली प्रवृत्ति पाई गई है, ठीक है, क्योंकि आज के समय में देखिए विवाह की औसत आयु जो है उसमें वृद्धि हो गई है। पहले आपको पता होगा 16-17 साल में, 15 साल में, 14 साल में शादी कर देते थे। आज के समय में आप देखते हो 30-30 साल, 32-32 साल, 28-28 साल में लोग शादी कर रहे हैं। तो इसके कारण भी क्या हो रहा है, अब जनसंख्या पहले के मुकाबले थोड़ा धीमी होती जा रही है, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे कारण, जैसे कि स्त्रियों की शिक्षा में सुधार आया है और जनसंख्या नियंत्रण के कई कारगर उपाय किए जाने लगे हैं, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। तो ये कुछ कारण हैं। फिर एक क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार आ जाता है कि भारत में 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं और 2 प्रमुख भाषा परिवारों की आपको इसमें विशेषता बतानी है, ठीक है। तो भारत में एक तो ये भारोपीय बोला जाता है, इसको भारतीय यूरोपीय, ठीक है, जिसको आर्य कहा जाता है। दूसरा है द्रविड़, ये आपको नॉर्थ इंडिया में दिखेगा, ये आपको साउथ इंडिया में दिखेगा, ठीक है। द्रविड़ परिवार जो है, ये जो नीचे का आपको भारत दिखाई देता है दक्षिण भारत का, इसमें होता है। फिर ऑस्ट्रिक है और एक चीनी तिब्बत है, ये 4 परिवार हैं। अब 2 का पूछा हुआ है तो आप भारत यूरोपीय बोलो, जिसको इसके बारे में बता सकते हो। जो आर्य था, अगर हम देखें तो कुल जनसंख्या जो हमारे देश में है इसका 3/4 जो भाग है वो यही भाषा बोलता है। और इस परिवार की भाषाओं का जो संकेंद्रण है वो पूरे उत्तरी भारत में आपको दिखेगा, ठीक है। ऊपर का जो भारत है, उत्तरी भारत है, यहाँ पे आपको ये दिखाई देता है। और हिंदी जो है इसकी मुख्य भाषा है। फिर बात करते हैं द्रविड़। द्रविड़ में कौन सी भाषा आती है जो दक्षिण भारत में बोली जाती है, जैसे मान लो तेलुगु हो गई, तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, ठीक है। तो ये जो नीचे दक्षिण भारत में बोली जाती है ये सब द्रविड़ में आ जाती है। तो कुल जनसंख्या का लगभग जो 5वां हिस्सा है वो द्रविड़ भाषा बोलता है। और इस परिवार की भाषाएं जो है मुख्यतः प्रायद्वीपीय जो पठार वाला क्षेत्र है, छोटा पठार वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ बोली जाती है। यहाँ पे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम ये सारी भाषाएं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकार में रखा गया है और सभी के नाम लिखने हैं और इसके बारे में वर्णन करना है। तो 4 प्रकार की बस्तियों में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें गुच्छित बस्तियां होती है, अर्धगुच्छित बस्तियां होती है, पल्ली बस्तियां होती हैं और एकांकी बस्ती होती है, ठीक है। इसको समझते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो याद कर लेना ध्यान से इसको, ठीक है। गुच्छित बस्तियों की बात करें तो कुछ इस प्रकार की बस्ती होती है, ये क्लस्टर्ड बस्तियां इसको कहा जाता है। इस बस्ती में क्या होता है, घरों का जो समूह होता है वो आसपास होता है, यानी एक घर से दूसरा घर ज्वाइंट होता है, आसपास आपको घर दिखाई देंगे। और इन गाँव में आवास स्थान अलग होगा, खेत खलियान और चरागाह का स्थान जो होता है अलग होता है। जैसे मान लो ये रेजिडेंशियल है, यानी यहाँ पे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे लोगों के मकान होंगे। यहाँ पे मान लो चरागाह होंगे जहाँ पे जानवर चराए जाते होंगे। खेत खलियान जो होगा वो अलग जगह पे होगा, क्लियर पता लग जाता है। ये बस्तियाँ आपको आयताकार भी दिखेंगी, रैखिक भी दिखती हैं कई जगह पे। और जो उपजाऊ जलोढ़ मैदान है इसके आसपास आपको ऐसी बस्तियां मिलती है, क्योंकि आसपास घर होते हैं, जनसंख्या भी आपको यहाँ थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। दूसरे होते हैं अर्धगुच्छित बस्तियां। अब यहाँ पे देखो 2-4 मकान यहाँ हैं, 2-4 मकान यहाँ हैं, 2-4 मकान यहाँ हैं, फिर खुला खुला स्पेस है, ठीक है, खेत वगैरह दिख रहे हैं इस तरीके से। तो किसी बड़े गांव में समाज का कोई वर्ग किसी भी कारण से मेन गांव से जब दूर रहने लग जाता है, यानी मुख्य गांव से अपना अलग चला गया है, तो इस तरीके से अर्धगुच्छित बस्तियों का जन्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो बस्तियां हैं ये आपको गुजरात में, राजस्थान में कई जगह पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर पल्ली बस्तियां, ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। इस प्रकार की बस्ती अनेक भागों में बढ़ जाती है, ठीक है, किंतु बस्ती का नाम एक ही रहता है।
यानी बस एक ही मतलब बस्ती से अलग अलग हिस्सों में हो जाती है, लेकिन नाम एक ही है। और इसको अलग अलग जगह में भारत में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको पाना भी कहा जाता है, कहीं पे इसको पाड़ा, पाली, नगला, ढानी, यानी अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ऐसे गांव आपको मध्य और निम्न गंगा के जो मैदान वाले क्षेत्र हैं वहाँ मिलेंगे। छत्तीसगढ़ की तरफ जाते हो वहाँ पे मिलेंगे। हिमालय की जो निचली घाटियाँ हैं यहाँ पे भी आपको इस टाइप के गाँव मिल जाते हैं। फिर लास्ट है एकांकी और परिक्षिप्त बस्तियां। इसमें क्या होता है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी बस्तियां होती हैं, दूर दूर यहाँ पे मकान होते हैं बिल्कुल। तो जिस बस्ती में मकान एक दूसरे से दूर होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसी बस्तियों को हम परिक्षिप्त बस्तियां कहते हैं। आपने पहाड़ी एरियो में देखा होगा, एक मकान यहाँ पे है तो दूसरा मकान उससे 1-2 किलोमीटर दूर है, ऐसा होता है। ठीक है, तो घर अकेले या फिर बहुत छोटे समूह में यहाँ पे आपको मिलेंगे। बस्तियां जो होती है जंगलों में या फिर पहाड़ की ढालों में या खेतों या चरागाहों के पास स्थित होती है। बस्ती का फैलाव जो होता है बड़े क्षेत्र में होता है। आपसी संपर्क और परिवहन सुविधाएं यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड होती है, बहुत ही सीमित होती है। ठीक है, ऐसी बस्तियां आपको मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल और केरल वगैरह में आपको मिलती हैं। फिर भारत की ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में आपको 4 अंतर बताने हैं। ठीक है, कोई 3 से 4 अंतर बताने हैं। तो गांव की बस्तियों की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि गांव की बस्ती जो होती है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं ये प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप का मतलब क्या है, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों में जो सब्जी उगाई जाती है, फल फूल उगाए जाते हैं, अनाज उगाया जाता है, ऐसे उत्पाद उगाए जाते हैं, ये नगरीय बस्तियों की आवश्यकता पूरी करते हैं। यानी ये बेच दिया जाता है और नगर के लोग इसको यूज़ करते हैं। ग्रामीण लोग जो होते हैं एक स्थान से दूसरे एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाकर बसने के बारे में कम सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होते हैं। कई पीढ़ियों से ये लोग साथ में रहते आते हैं। ठीक है, तो इनके संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं। कम गतिशीलता आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब दूसरी तरफ होती है नगरीय बस्तियाँ। नगरीय बस्ती में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भाई द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा रहता है, यहाँ पे जनसंख्या भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी, भीड़ भाड़ वाले शहर रहेंगे, तो ऐसा होता है। और यहाँ पे आपको सेवाएं ज़्यादा मिलती हैं, आपको यहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा मिलती है, लेकिन यहाँ पे समस्याएं भी बहुत सारी रहती है। नगरीय बस्तियों में आपको देखोगे तो विनिर्माण उद्योग होते हैं, यानी बड़े बड़े कारखाने होंगे। और यहाँ पे परिवहन और संचार के माध्यम से सब आपस में कनेक्ट होते हैं। और शहरों की जो क्षेत्रीय गतिशीलता है ये ज़्यादा पाई जाती है। लोग कभी इस शहर में हैं, फिर दूसरे शहर में हैं, फिर बसते रहते हैं। ठीक है, वो अलग अलग जगह पे जाना पसंद करते हैं। इनमें सामाजिक संबंध जो होते हैं वो मात्र औपचारिकता होती है। यहाँ पे कोई गांव जैसे मधुर संबंध नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, लोग एक दूसरे से फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता रखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताओ। तो भारत की कृषि में बहुत समस्याएं हैं। अब बहुत समस्या का मतलब जैसे आप देखोगे यहाँ पे मानसून पे निर्भरता है, कई बार बारिश कम होती है, कई बार बारिश ज़्यादा होती है, तो ऐसे में किसान की फसलों को बहुत नुकसान हो जाता है। उत्पादकता बहुत कम है कुछ जगह पे, तो ये समस्या है। किसान जो है कर्जे में दब जाते हैं। ठीक है, ऋण हो जाता है, कर्जा हो जाता है, लोन चुकाते रह जाते हैं। भूमि सुधार की कमी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। छोटे छोटे विखंडित जोत, क्योंकि पहले बड़े खेत होते थे, फिर बच्चों में बट गए। ठीक है, छोटे हो गए। जैसे मान लो एक आदमी है, उसके 4 बच्चे हैं, उसके पास एक खेत था, बाद में वो 4 हिस्सों में बांटेगा, फिर उसके बच्चे होंगे, वो और छोटे, खेत छोटे होते जा रहे हैं, विखंडित जोत होती जा रही है। ठीक है, छोटी छोटी, इसके कारण भी दिक्कत होती है। फिर वाणिज्यिकरण का अभाव कई जगह पे देखने को मिलता है। और बहुत मतलब ये जो कृषि है ये पूरी तरीके से रोजगार नहीं दे पाती है लोगों को। और कृषि योग्य भूमि जो है वो भी अब घटती जा रही है, जमीन जो है उपजाऊपन कम होता जा रहा है। तो ये बहुत तरह की समस्या आपको कृषि योग्य भूमि में भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये भारत की कृषि की मुख्य समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुछ राज्यों में जो भौम जल है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, ये जो संसाधन है इसका अत्यधिक उपयोग के 3 दुष्परिणाम बताने हैं। यानी कि भारत के कुछ राज्यों में जो ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसके आपको दुष्परिणाम बताने हैं, यानी कि इसके क्या नेगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य और जो पश्चिमी यूपी है, यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है, जिस कारण भौम जल स्तर यानी ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है। ठीक है, और राजस्थान, महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण यहाँ पे जो ज़मीन का पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से पानी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसमें लवणता वाला लेवल ख़राब होता है। फिर बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में आर्सेनिक की मात्रा पानी में ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, जिसके कारण पानी दूषित हो चुका है। पानी को प्राप्त करने में अधिक ऊर्जा, क्योंकि पानी अगर नीचे चला जाएगा तो आपको ज़्यादा अंदर तक बोर करवाना पड़ेगा, ज़्यादा पाइप लगेगा। ठीक है, ज़्यादा पैसा लगेगा, फिर बिजली नीचे से पानी ऊपर खींचने में ज़्यादा बिजली भी लगेगी।
तो ये कहीं ना कहीं अधिक ऊर्जा लगती है, अधिक पैसा लगता है, अधिक समय लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल संभर प्रबंधन के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए जो प्रमुख कदम है ये बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जल संभर प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, धरातलीय जल यानी जो नदियों वाला पानी है, तालाबों वाला, झीलों वाला पानी है वो, और जो भौम जल यानी जो जमीन के नीचे का पानी है, इन संसाधनों का सही तरीके से मैनेजमेंट हो जिससे कि वो बर्बाद ना हो। ठीक है, इसी को जल संभर प्रबंधन कहा जाता है, यानी कि वाटर का सही तरीके से मैनेजमेंट करना है, वो आपका पानी दूषित नहीं होना चाहिए, उसको बचा के रखना है। ठीक है, इससे क्या होता है, भूमि, जल और पौधे और प्राणी तथा मानव संसाधन के संरक्षण को भी विस्तृत अर्थ में इसमें शामिल कर लिया जाता है, यानी इसमें भूमि, जल, पौधे सबको शामिल कर लिया जाता है जल प्रबंधन के साथ साथ। अब सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तो सरकार एक प्रोजेक्ट लेके आई थी जिसको कहा जाता है हरियाली। ये केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया जल संभर विकास का एक प्रोजेक्ट है। इस योजना से जो ग्रामीण जल संरक्षण है, ठीक है, यानी गांव का जो पानी है उसको संरक्षित करना है, उसको बचाना है, और पेयजल यानी पीने के पानी की जो समस्या है इसको दूर करना है। ठीक है, साथ के साथ वन रोपण यानी कि आपको पौधे, पेड़ पौधे लगाने हैं, मत्स्य पालन यानी मछली पालन करनी है, और सिंचाई की सुविधा जो है ये भी, ठीक है, ये भी क्या करनी है, प्रदान करनी है। तो इसके लिए ये हरियाली जो प्रोजेक्ट है ये लाया गया था ताकि पानी को बचाया जा सके, गाँव में जो पीने के पानी की समस्या है उसको दूर किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जा सकें, मछली पालन हो सके, सिंचाई की सुविधाएं लोगों को, किसानों को मिल सके। ठीक है, तो इसलिए ये कदम लाया गया था। फिर एक है प्रोजेक्ट नीरू मीरू कार्यक्रम, ये भी इम्पोर्टेंट है। नीरू मीरू कार्यक्रम जो है ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जल और आप, इस कार्यक्रम में जो स्थानीय लोग हैं, ठीक है, जो लोकल लोग हैं, जो वहीं पे रहने वाले लोग हैं, इनको जल संरक्षण की विधियां सिखाई जाती है कि किस प्रकार से आप जल को संरक्षित कर सकते हो, किस तरीके से आप पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हो। अगला प्रोजेक्ट है हमारा अरवारी पानी संसद। राजस्थान में जो जोहड़ होती है इसकी खुदाई की जाए और रोक और बांध बनाकर जल को बचाया जाए। ठीक है, यानी कि जोहड़ बनाया जाए और उसमें पानी को संरक्षित किया जाए। जो पानी कहीं पे मान लो बह रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो उसको रोका जाए, उसको बर्बाद होने से बचाया जाए। नेक्स्ट है तमिलनाडु। आपको पता है तमिलनाडु की सरकार जो है उसने ये कंपलसरी कर रखा है कि जो भी घर बनाया जाएगा, जो भी मकान बनाया जाएगा, उसमें जल संग्रहण संरचना जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, यानी कि सभी कार्यक्रमों में स्थानीय जो निवासी होते हैं इनको जागरूक करके इनका सहयोग लिया गया, और वो लोग क्या ऐसा घर बनाते हैं, अपना ऐसा घर बनाते हैं कि जो छत में बारिश का जो छत का पानी है वो एक पाइप के जरिए नीचे ले आएंगे और एक जमीन में गड्ढा खुदवा देंगे, उसमें वो पानी स्टोर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब है कि ये पानी को बर्बाद नहीं करते, पानी को बचाने के लिए यहाँ पे कंपलसरी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, किन्हीं 3 कारणों से आपको इसको स्पष्ट करना है। तो आपको पता है हमारे यहाँ पे अलवणीय जो जल है इसकी उपलब्धता कम हो रही है। ठीक है, यानी कि जो मीठा पानी है वो कम होता जा रहा है, खारा पानी या फिर आर्सेनिक वाला पानी, इसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर शुद्ध जल, इसकी घटती उपलब्धता, यानी शुद्ध जल, साफ जल बहुत ही कम बचा है। जल की बढ़ती मांग, जल की डिमांड बहुत बढ़ रही है और पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तेजी से प्रदूषण फैल रहा है, आपको पता है कि नदियों का पानी दूषित हो रहा है, हमारी जो झीलें हैं उनका पानी दूषित होता जा रहा है, तालाबों में पानी दूषित होता जा रहा है, नहरों में पानी दूषित हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम है पानी को लेकर। अगला प्रश्न है कि भारत में खनिज जो है असमान रूप से वितरित है, ये आपको बताना है। तो देखो बिल्कुल सही है। देखो खनिज जो है ना, मैं केवल भारत की बात ना करूँ, ये दुनिया में कहीं भी देख लो आपको खनिज असमान रूप से वितरित है। कहीं पर कोई खनिज आपको ज़्यादा मिलेगा तो कहीं पे कोई खनिज ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे कोई खनिज बिल्कुल कम मिलेगा तो कहीं पे वो एकदम जीरो मिलेगा। तो ऐसा होता है। तो भारत में जो ज़्यादातर जो धात्विक खनिज है, ठीक है, धातु वाले जो खनिज है, ये आपको प्रायद्वीपीय जो पठारी क्षेत्र है उसमें जो प्राचीन जो चट्टाने हैं, शैल है, उसमें मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कोयला जो है उसका 97% जो हिस्सा है वो दामोदर घाट में, सोन नदी, सोन महानदी, गोदावरी नदी, इसकी जो घाटी हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पेट्रोलियम हमारे यहाँ पे बहुत कम है। ठीक है, लेकिन जो भी मिला है वो असम में, गुजरात में और मुंबई हाई, इन जगह पे मिला है। और नए आरक्षित क्षेत्र जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी बेसिन है, यहाँ पे भी कुछ साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे भी संसाधन पेट्रोलियम के हो सकते हैं।
फिर भारत की जो मुख्यतः 3 पेटियां हैं जहाँ खनिज मिलते हैं आपको, एक तो उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे। फिर दूसरा दक्षिण पश्चिमी जो पठारी प्रदेश है यहाँ पे मिल जाता है, और उत्तर पश्चिमी जो प्रदेश है यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है, खनिज संसाधन जो है इसको हमें बचा के रखना क्यों जरूरी है। आपको पता है खनिज जो होते हैं ये मतलब एक समाप्य संसाधन है, ठीक है, यानी कि खनिज एक समय ऐसा आएगा जब खनिज जो है वो समाप्त हो जाएंगे। और भूगर्भिक दृष्टि से देखें तो खनिज को बनने में लंबा समय लगता है, हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में। तो इसको तुरंत तो भाई प्राप्त किया नहीं जा सकता अगर खनिज खत्म हो गया तो इसलिए इसका हमें सतत पोषणीय विकास और आर्थिक विकास के लिए खनिजों का संरक्षण जरूरी है, ठीक है। यानी कि हमने यूज कर लिया मान लो कोई संसाधन, हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको बचा के रखना है और आर्थिक विकास भी करना है, तो इस हिसाब से खनिज संसाधन जरूरी हैं, इनका संरक्षण जरूरी है ताकि ये खत्म ना हो जाए, इसका मिस यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको अगला क्वेश्चन है कि इसको कैसे हम संरक्षण किया कर सकते हैं। तो इसको संरक्षित करने का तरीका है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ढूंढो, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, इनका इस्तेमाल करो। धात्विक खनिज में जो मिश्र धातु के उपयोग होते हैं, ठीक है, इस पे बल दिया जाता है। और धातु को रिसाइकिल करो, यानी धातु को रिसाइकिल किया जा सकता है, दोबारा से उसको कुछ बना के यूज किया जा सकता है। और ऐसे खनिज जो बहुत ही कम है, ठीक है, जो बहुत ही कम है उसको तो बहुत ज़्यादा बचा के रखना है, उसको ज़्यादा बेचना भी नहीं है। सामरिक और अति अल्प खनिजों को निर्यात को घटाना, यानी कि जो बहुत अल्प मात्रा में खनिज है उसके निर्यात एक्सपोर्ट को रोक देना है, उसको बेचना नहीं है किसी दूसरे देश को, ठीक है। फिर सबसे उचित तरीका है कि खनिजों का सूझबूझ से, यानी बहुत ही सोच समझकर मित व्यवता के साथ उसका यूज करना है, प्रयोग करना है, हमको उसको मिस यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के परंपरागत और अपरंपरागत, ठीक है, गैर परंपरागत भी इसको कहा जाता है और अपरंपरागत भी कहा जाता है, ठीक है, इन साधनों में अंतर बताने। तो ऊर्जा के परंपरागत साधन वो है जो आप देखोगे जो बहुत लंबे समय से यूज में आते जा रहे हैं, जो ट्रेडिशनल है, बिल्कुल परंपरा आप देखोगे इसको यूज करने की है। जैसे आपने कोयला देखा, कोयला बहुत लंबे समय से यूज होता है, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, लंबे समय तक यूज हो रहे हैं। फिर ईंधन के रूप में ये ईंधन के रूप में बहुत लिमिटेड मात्रा में होते हैं, ठीक है, समाप्य है, यानी एक समय में ये ऐसा आएगा जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे। भौगोलिक रूप से बहुत ही असमान है, कहीं पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो कहीं पे बहुत कम मिलते हैं। पर्यावरण अनुकूल नहीं है, क्योंकि अगर आप इनका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करते हो तो प्रदूषण बढ़ाते हैं, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ाते हैं। गैर परंपरागत स्रोत वो हैं जो पहले यूज़ नहीं किए जाते थे, जो अब यूज़ किए जाने लगे हैं, ठीक है, और इनसे कोई पोल्यूशन भी नहीं होता, ये कभी ख़त्म भी नहीं होंगे। तो जैसे सौर ऊर्जा आपने देखा सूरज से बिजली बना ली जाती है सोलर पैनल लगा के। पवन ऊर्जा आपने देखा होगा कि वो जो पवन चक्कियाँ लगा दी जाती है जिससे बिजली बना ली जाती है। जल या भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, ये कभी ना ख़त्म होने वाले हैं। ये असमाप्य या नवीकरणीय स्रोत हैं और ये अधिक समान मात्रा में आपको मिल जाएंगे, दुनिया में हर जगह लगभग लगभग आपको मिल जाते हैं। धूप हो गई, हवा हो गई, पानी हो गया, ये मिल जाता है। स्वच्छ हैं और पर्यावरण हितैषी हैं, यानी इको फ्रेंडली है, आपके पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं, इसी के बारे में आपको बताना है। तो देखिए इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, यानी देश में जो भी सूखा संभावित क्षेत्र थे यहाँ पे विकास के लिए इस पंचवर्षीय योजना में काम किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, जो सूखा संभावित क्षेत्र है यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको रोजगार मिल जाए, ठीक है, इसका प्रभाव, ठीक है, और वो बेरोजगार हो जाते हैं तो इधर उधर भागते हैं, तो इसीलिए इसको वहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए ये काम किया गया था। और उसके प्रभाव को कम, यानी सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों का विकास किया जाए। अधिक श्रम की आवश्यकता वाले सिविल निर्माण कार्यों पे बल दिया गया, यानी जिसपे ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है ऐसे कामों में इन लोगों को लगा दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल जाए। फिर इसके अंतर्गत सिंचाई परियोजना, भूमि विकास कार्यक्रम, पेड़ लगाना, चरागाह विकास, ये सारे कार्यक्रम शुरू किए गए। गांव में भी अगर आप देखोगे तो बिजली, सड़क, बाजार, ऋण सुविधा, सेवाएं, इस पे ज़्यादा बल दिया गया। और इस क्षेत्र के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधों और मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच में
कहीं ना कहीं एक पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहे, इस पे भी बल दिया गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जल आज के समय में दूषित होता जा रहा है, मिट्टी कम उपजाऊ होती जा रही है, बंजर होती जा रही है, पौधे कटते जा रहे हैं, तो इन सब के बीच में एक बैलेंस बना रहे, तो इस पे भी फोकस किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए, इनके क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़े, ये आपको बताना है। तो ये क्षेत्र विकास योजना भरमौर क्षेत्र के निवासियों की जीवन गुणवत्ता को सुधारने और जो हिमाचल प्रदेश के जो क्षेत्र हैं या अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें समानांतर विकास होता रहे, इसके लिए ये लाया गया था। ठीक है, ये खासकर वैसे भरमौर के निवासियों के लिए लाया गया था, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों में और भी जगह थी जहाँ पे विकास नहीं हो रखा था, वहाँ पे भी काम किया गया था। अब इसमें क्या कदम उठाए गए थे, इसमें जो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो आधारभूत अवसंरचनाएं होती हैं, इस पे काम किया गया। वहाँ पे जो स्कूल हो गए, जो हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, वहाँ पे इन सब का विकास का काम किया गया। विद्यालय बनाए गए, अस्पताल बनाए गए, जो कमियां थी वो दूर की गई। स्वच्छ जल, सड़कें और संचार तंत्र और बिजली की उपलब्धता पे अधिक ध्यान दिया गया था। कृषि के नए कृषि के नए और पर्यावरण अनुकूल तरीके को प्रोत्साहित किया गया, यानी कि नए तरीके से खेती करो और जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए उस तरीके से खेती करने पे बल दिया गया। ठीक है, पशुपालन के वैज्ञानिक तरीकों को भी प्रोत्साहित किया गया कि पशुओं को पालो तो वैज्ञानिक तरीके से, तो इसको भी ज़्यादा मोटिवेट किया गया। फिर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या थे, जनसंख्या में साक्षरता दर बढ़ी, विशेष रूप से जो महिलाएं थी उनकी साक्षरता दर बढ़ी। ठीक है, दाल और अन्य नकदी फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हो गई। कुरीतियाँ यहाँ पे जो थी, जैसे बाल विवाह करा दिया जाता था, उससे समाज को मुक्ति मिली। यहाँ पे लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो जो था वो पहले से ठीक हो गया। लोगों का जो लाइफस्टाइल था, जीवन स्तर था, वो भी पहले के मुकाबले सुधरा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक प्रभावी और अधुनातन वैयक्तिक संचार प्रणाली कौन सी है। ठीक है, यानी सर्वाधिक जो प्रभावी और सबसे ज़्यादा आधुनिक जो संचार प्रणाली है भारत में, वो कौन सी है, उसकी आपको विशेषता बतानी है। तो हमारे यहाँ पे देखें तो सभी वैयक्तिक संचार प्रणाली की बात करें तो इसमें जो इंटरनेट है ये सबसे ज़्यादा प्रभावी है और सबसे ज़्यादा आधुनिक भी है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, इंटरनेट की विशेषता ये है कि इसमें आप विस्तृत जानकारी जो होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप आंकड़ों सहित देख सकते हो। ठीक है, फिर नगरीय क्षेत्रों में इसका बहुत यूज़ किया जाता है और ये उपयोगकर्ता को ईमेल के माध्यम से कम लागत में सूचनाएं भेजने में मदद करता है। आप ईमेल के थ्रू, ठीक है, बस 1 क्लिक में आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कहीं पे भी भेज सकते हो। फिर ई कॉमर्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन हो गया, इसमें भी इंटरनेट जो होता है बहुत काम आता है। आप देखते हो आज हम अमेजोन फ्लिपकार्ट से कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करके मंगा लेते हैं, इंटरनेट के जरिए पॉसिबल हो पाया है। आज हम यूपीआई के थ्रू या नेट बैंकिंग या आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, इसके द्वारा बटन दबा के फ़ोन से बस अपने पैसे भेज सकते हैं, किसी से पैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इंटरनेट के कारण हो पाया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ, इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो कोंकण रेलवे का निर्माण 1998 में हुआ था। इसकी विशेषता ये है कि ये जो रेल मार्ग है ये रोहा यानी महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलोर को जोड़ता है। ठीक है, इस तरीके से ये महाराष्ट्र से कर्नाटक की तरफ आता है। अगर आप देखोगे, मैं आपको मैप यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये होते हुए आता है और ये रेल मार्ग 146 नदी और धाराओं को पार करते हुए 2000 पुलों को, 91 सुरंगों को पार करता है और ये बहुत मुश्किल था बनाना। ठीक है, इसको इंजीनियरिंग का एक तरीके से चमत्कार माना जाता है कि बहुत मुश्किल क्षेत्र से होते हुए गुजरता है। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी जो 6.5 किलोमीटर की सुरंग है वो भी आ जाती है और इस परियोजना में कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र ये सारे राज्य शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जाल में से एक है, इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। तो देखिए, देश में भारतीय रेल जो है ये सरकार का सबसे बड़ा उद्यम है। भारतीय रेल का जाल जो है वो उसकी कुल लंबाई देखें तो 67,956 किलोमीटर है और ये मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ और ये बढ़ता रहता है। मान लो कोई नया स्टेशन बन जाता है तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, डेटा बदलता रहता है। हमारी जो रेल है उसको 16 मंडल में विभाजित किया गया है क्योंकि बहुत बड़ा रेलवे है हमारा। ठीक है, फिर हमारी रेल ने में मीटर और नैरो गेज जो है इसको बदलकर अब ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। ठीक है, पहले नैरो होता था, फिर मीटर गेज आया, अब उसको और चौड़ा किया गया है, यानी कि इसका और चौड़ीकरण किया जा रहा है। ठीक है, फिर हमारी जो रेल है इसमें अलग अलग संस्कृति के लोग जो है एक साथ आते हैं, इन सबको एक साथ लाने का काम करती है हमारी रेलवे। अगला क्वेश्चन है कि साधन के रूप में पाइपलाइन के महत्व को आपको बताना है।
तो किसी भी प्रकार की जलवायु या धरातल में आसानी से पाइपलाइन को बिछाया जा सकता है। लंबे समय तक उपयोग करेंगे तो ये सस्ता पड़ता है, समय की बचत करता है, प्रदूषण नहीं करता है, तरल चीज यानी जो लिक्विड है और जो गैस पदार्थ है उसको हम पाइपलाइन के जरिए भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार की जलवायु धरातल पर आसानी से इसको बिछाया जा सकता है। ठीक है, ये वही चीज है जो अभी हम पढ़ रहे थे, ये 2 बार आ गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो समुद्री पत्तन जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। क्योंकि आपको पता है सारे महासागर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और यहीं से जहाज़ों के जरिए, पानी के जहाज़ों के जरिए व्यापार होता है, तो पत्तन तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर राष्ट्रीय बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। पत्तन जहाज के लिए उसमें सामान उतारना, सामान लादना, सामान को स्टोरेज करना, ठीक है, स्टोर करके रखना, ये सारी सुविधाएं देता है। और जल सबसे, आपको पता है, सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, क्योंकि यहाँ पे घर्षण कम होता है, तो उसके घर्षण कम होने की वजह से क्या होता है, ईंधन भी बहुत ही कम लगता है। पत्तन अपने पृष्ठ प्रदेशों से वस्तुएं इकट्ठा करने का काम करता है और जहां से उन वस्तुओं को अन्य क्षेत्रों में भेजा जाता है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो ज़्यादातर इन पत्तनों के जरिए ही होता है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई पत्तन देश का सबसे बड़ा पत्तन है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है जहाँ पे गहरे जल के कारण बड़े बड़े जहाज जो हैं आते हैं और उनको ये सुविधाएं देता है। इसमें 54 गोदियाँ और तेल का विशालतम टर्मिनल है। अब गोदिया क्या होता है? गोदिया का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह पर जहाँ जहाँ पे जहाज़ों के ठहरने, माल लादने, माल उतारने, यात्रियों के आवागमन के लिए जो पक्के प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, जो घाट बनाए जाते हैं, इसको हम गोदी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब है। ये पत्तन जो है ये मध्यपूर्ण, भूमध्य सागरीय देश और उत्तरी अफ्रीका की तरफ, उत्तरी अमेरिका की तरफ, यूरोप के देशों की तरफ जाने के लिए महत्वपूर्ण मार्ग देता है। ठीक है, ये भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के आयात और निर्यात के संगठन के बदलते प्रारूप बताने हैं। कि हमारे यहाँ पे जो आयात निर्यात है वो उसका संगठन जो है वो बदलता है। ठीक है, यानी पहले किसी चीज़ का आयात ज़्यादा किया जाता था, किसी का निर्यात कम किया जाता था, अब किसी और चीज़ का आयात ज़्यादा हो रहा है, किसी का निर्यात कम हो रहा है, तो ये बदल रहा है। तो इसके बारे में बताना है। तो देखिए, 1950-60 के दशक में देखें तो खाद्यान्न का हमारे यहाँ पे बहुत संकट था, बहुत कमी थी। तो उस समय में हम खाद्यान्न हो गया या पूंजीगत माल हो गया या मशीनरी हो गई, इसको ज़्यादा खरीदते थे बाहर के देशों से। फिर 1970 के दशक में खाद्यान्न के मामले में हम ठीक हो गए, हमें खाद्यान्न की उतनी कमी नहीं थी। तो फिर खाद्यान्न के आयात की जगह पे हम उर्वरक और पेट्रोलियम खरीदने लगे। यानी पहले हम अनाज खरीदते थे ज़्यादा, फिर अनाज की जगह हम पेट्रोलियम और उर्वरक खरीद रहे हैं। फिर मशीन और उपकरण और विशेष स्टील और खाद्य तेल तथा रसायन मुख्य रूप से, ठीक है, इन सब का व्यापार खूब होने लगा हमारे यहाँ से। पेट्रोलियम और इसके उत्पाद के आयात में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। निर्यात की तुलना में आयात का मूल्य अधिक है। ठीक है, तो ये भी एक कमी मान सकते हो आप इसको। फिर अब बात करते हैं हमारे निर्यात की। तो हम क्या करते थे, परंपरागत वस्तुओं के रूप में देखें तो हमारी जो परंपरागत वस्तु है उसके निर्यात में गिरावट आई है। जैसे हमारे काजू, हमारी दाल जो है पहले खूब बेची जाती थी, अब कम बेची जाती है। ठीक है, पुष्प कृषि उत्पाद जैसे ताजे फल हो गए, समुद्री उत्पाद हो गए, चीनी आदि जो हो गया, इसका निर्यात हमारे यहाँ से बढ़ा है। हमारे यहाँ पे जो फूल बेचे जाते हैं, जो ताजे फल होते हैं, जो समुद्री उत्पाद होते हैं, हमारे यहाँ से ये ज़्यादा बेचे जाते हैं। 2021-22 में भारत के कुल निर्यात के मूल्य में अकेले विनिर्माण जो क्षेत्र है इसकी ज़्यादा हिस्सेदारी थी। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है हमारे यहाँ पे, वो चीज़ें ज़्यादा बेची जाती है। अयस्क और खनिजों के निर्यात में भी अचानक से हमारे यहाँ पे काफ़ी कमी देखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या क्यों है? कोई 3 कारण बताने हैं। आपको पता है भारत के नगरों में जो कूड़ा करकट है उसको निपटाना, ठीक है, उसका मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। तो इसके बारे में बताना है कि ये समस्या क्यों है। तो तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है नगरों में, जिसके कारण अपर्याप्त सुविधाएं होने के कारण और विभिन्न स्रोतों के द्वारा जो कचरा होता है, ठीक, जो अपशिष्ट होता है, इसकी मात्रा भी बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, सुविधाएं घट रही हैं और कूड़ा करकट जो होता है उसकी मात्रा बढ़ रही है। कारखाने या फिर जो बिजली गृह होते हैं, ठीक है, बिजली घर होते हैं, भवन निर्माण होता है या कोई तोड़फोड़ विध्वंस का काम होता है, इसमें से जो राख निकलती है, जो मलबा निकलती है, ये एक प्रॉब्लम बनता है। घरों से जो अपशिष्ट है या कचरा है,
निकलता है, इसका भी पूरी तरीके से निपटान नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और इसको कहीं पे भी मतलब इकट्ठा करके फेंक दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और इस कचड़े के कारण, क्योंकि कचरा डालने के लिए कोई सही स्थान ही नहीं है लोगों के पास, इधर उधर फेंक देते हैं, तो इस कारण बहुत सारी बीमारियां भी होने लगी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भू निम्नीकरण की समस्या के कारण बताने, यानी कि जो भूमि है उसकी क्वालिटी खराब होती जा रही है, निम्नीकरण होता जा रहा है। तो इसके कई कारण हैं। एक है अति सिंचाई, यानी सिंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसके कारण देश में उत्तरी मैदान में लवणीय व क्षारीय क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है, क्योंकि पानी उतना सही है नहीं और खूब सिंचाई होती है, तो उसके कारण भी नुकसान होता है। सिंचाई जो होती है मृदा की संरचना को बदल देती है। इनके अतिरिक्त उर्वरक हो गया, कीटनाशक जो हो गए, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो मिट्टी में डाले जाते हैं, तो उससे भी मिट्टी खराब हो जाती है, क्योंकि सिंचाई के लिए भी साफ़ सुथरा पानी चाहिए होता है। खारा पानी डाल दोगे तो मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होने लगती है। फिर है औद्योगिक अपशिष्ट। उद्योग के द्वारा निकला जो कचरा है वो जल में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जल दूषित हो रहा है। अब वही दूषित जल जब खेतों में चला जाता है सिंचाई के नाम पे, तो खेतों की क्वालिटी यानी भूमि की क्वालिटी खराब होती है। फिर नगरीय अपशिष्ट, नगरों से निकला हुआ जो कूड़ा करकट होता है वो भूमि में फेंक दिया जाता है, तो जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण होता है, ठीक है। और नगरों से निकला जो जलमल है, जो गंदा पानी है, ठीक है, वेस्ट पानी है, वो भी कहीं ना कहीं उसमें विषैले रासायनिक पदार्थ होते हैं। आसपास के क्षेत्रों से जहाँ से भी होके वो पानी गुजरता है, वहाँ की जो मिट्टी होती है उसको प्रदूषित कर देता है। अम्ल वर्षा, क्योंकि कारखानों से जो निकलने वाला जो अम्लीय, जो मतलब कारखानों से जो धुआं निकलता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। और इस अम्लीय वर्षा से भी कहीं ना कहीं मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है। फिर कोयले की खान हो गई, मोटर वाहन हो गए, ताप बिजली घर हो गए, यहाँ से जो निकला हुआ प्रदूषण है ये भी कहीं ना कहीं मिट्टी को और वायु को प्रदूषित कर रहा है। खनन गतिविधि, क्योंकि आपको पता है खनिज जब निकाले जाते हैं, खनन होता है, तो ज़्यादा खनन हो जाता है, ज़्यादा दोहन हो जाता है, तो उससे भी मिट्टी की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे बुक 2 का कंप्लीट हो जाता है। अब ये वीडियो आने वाली है जिसमें हम लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई के, उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको कल मिल जाएगी। इसमें आपके एमसीक्यू, मैप, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी इसमें से हो जाने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करें, ठीक है। मैं आप सभी की कमेंट को देखता हूँ और मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। और अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।